प्रमोटर से स्ट्रक्चरल जीन की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, और अगर स्ट्रक्चरल जीन से प्रोमोटर की तरफ जाते हैं तो बेटा हम क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। आरएनए पॉलीमरेज 3 का दूसरा क्वेश्चन आया है, यानी आरएनए पॉलीमरेज तो हमको बहुत अच्छे से याद रखना है और पॉलीमरेज 3 ज्यादा अच्छे से याद रखना है। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस किए हैं, 7वें सवाल में ही 7 सवाल होने में ही 2 बार आरएनए पॉलीमरेज 3 आ गया है। तो अगर न्यूट्रिएंट में अगर हम वायरसेस को ग्रो करा रहे हैं तो उनके डीएनए के अंदर P32 वाला फास्फोरस होगा। अगर कोई बच्चा सारे ऑप्शन रीड नहीं करता है ना, सारे ऑप्शन रीड नहीं करता, ए से रीड करना शुरू करता है, तो बेटा बी पे आती करेक्ट ऑप्शन मार्क करके वो चला जाता और उसका आंसर ये गलत हो जाता। ठीक है, इसी वजह से हमको चारों ऑप्शंस रीड करना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, सो बेटा स्वागत है आप सभी का प्रचंड सीरीज में। बेटा यहाँ हम प्रचंड नीट सीरीज में आपको पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। ठीक है, सो मेरा नाम है बेटा डॉक्टर शादाब अली और मैं आज आपको पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। ठीक है, सो बेटा आप सभी ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा कि कैसे भाई हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कंफर्म हुआ। फिर बाद में डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी कंफर्म हुआ, डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन के बाद कैसे बेटा हमारा आरएनए का फॉर्मेशन होता है, देन प्रोटीन बनती है। तो सेंट्रल डॉग्मा आपने सभी ने पढ़ा होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद बेटा आप लोगों ने रेगुलेशन भी पढ़ा होगा, है ना, और आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ा होगा। मतलब सारे के सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और जो लगता है कि भाई ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा बार नीट में पूछा गया है, तो हम उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। तो बेटा आइए शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छे से रीड कीजिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना है उसको सबसे पहले आपको समझना है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, क्वेश्चन को समझने के बाद सारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं उनको भी अच्छे से समझना है, तब आपको आंसर मार्क करना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पहले क्वेश्चन को सोचता है कि ये परफेक्ट आंसर है, उसको टिक मार देता है, लेकिन बेटा आगे के जो 3 ऑप्शंस हैं उनको भी अच्छे से रीड करना हमको बहुत जरूरी है, तभी हमको अपना परफेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर मिल पाता है क्वेश्चन में आंसर को मार्क करने के लिए। सो बेटा क्वेश्चन बोल रहा है कि which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli। बेटा देखो रेप्लिकेशन इन ई कोलाई यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेप्लिकेशन कैसे होता है। सो बेटा देखिए बेसिकली रेप्लिकेशन से रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यस, ये बात इन्होंने सही बोली है कि भाई डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यही कैटालाइज कराता है प्रोसेस, है ना। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एज वेल एज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। नहीं बेटा नहीं, पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा था, चाहे वो डीएनए रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन क्या होती है, पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन हमेशा और हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रहती है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा, देखिए द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, चलिए एंजाइम का नाम यहां भी ठीक है, कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। यस, ये सही है। हमको लगता है कि भाई ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बट हमको आगे के 2 ऑप्शंस फिर भी रीड करने होंगे। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है बेटा, देखिए द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। रॉन्ग, हमने पढ़ा है कि बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है हमेशा पॉलीमराइजेशन की। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। नो, रॉन्ग हो गया बेटा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहां आता है, ये आता है ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है ना। सो द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज catalyzes polymerization in one direction that is 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बेटा ये ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट हो गया, यहां बात की है रेप्लिकेशन की। तो हम लोगों को पता चल गया कि हमारा परफेक्ट आंसर क्या है बेटा, परफेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, परफेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा क्वेश्चन 2024 में आया था। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मैं थोड़ा साइड में इसलिए होता हूं ताकि आप क्वेश्चन को रीड कर पाएं। अगर मैं सामने आकर क्वेश्चन आपको समझाने लगूं, आधा क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा, क्या फायदा। सो बेटा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो देखिए
लिस्ट वन में साइंटिस्ट के नाम दिखाए गए हैं, जबकि लिस्ट टू में उन साइंटिस्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी वहां दे रखी है। जैसे मैं बात करूं अगर ग्रिफिथ की, तो ग्रिफिथ ने क्या काम किया बेटा? सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या काम किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ के लिए हम लगा देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, मार्क कर देते हैं। चलिए व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने। उसके बाद फ्रैंकोइस जैकब एंड जैकब मोनार्ड, है ना, यानी जैकब एंड मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड ने क्या काम किया बेटा? उन्होंने लैक ऑपेरॉन पे काम किया था, है ना, लैक ऑपेरॉन उन्होंने बताया था। उसके बाद आगे हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना बेटा इन्होंने जेनेटिक कोड पर काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट मिजल्सन एंड स्टॉल, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन किसने बताया था बेटा हमको? ये हमको मिजल्सन एंड स्टॉल ने बताया था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो बेटा अब आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं। ए के साथ आएगा थर्ड स्टेटमेंट, ए के साथ आएगा थर्ड। तो ए के साथ थर्ड कहां कहां बेटा हमको देखने के लिए मिल रहा है? ए के साथ 3 यहां मिला है, ए के साथ 3 हमें यहां मिला है। बी के साथ आएगा फोर्थ, यहां बी के साथ फोर्थ नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया भाई। हमारा आंसर पता चल गया हम लोगों को कि बी के साथ 4 आ रहा है ऑप्शन डी में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर भी हम सबको फिर भी मैच करेंगे, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। नीट में छोटी छोटी सी एरर की वजह से बेटा हमारा आंसर गलत हो जाता है, तो हमको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। सी हरगोविंद खुराना, बेटा हरगोविंद खुराना सी के लिए बोला है 1, यस सी के लिए 1 है। एंड डी मिजल्सन इंस्टॉल डी के लिए 2, यहां डी के लिए 2। तो बेटा हमारा परफेक्ट आंसर हमको पता चल गया कि परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए आप लिस्ट को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, लिस्ट 1 में आपको क्या दिखा रहे हैं बेटा? आरएनए पॉलीमरेज 3 बताया है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बताया है, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स दिखाया है, टाटा बॉक्स दिखाया है। यहाँ लिस्ट 2 में आपको यहाँ बताना है कि भाई आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके साथ रिलेट कर रहा है, ऐसे ही टाटा बॉक्स किसके साथ रिलेट कर रहा है, आपको ये चीजें यहाँ बतानी है। देखिए आरएनए, अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्रिप्शन कराता है किन चीजों का बेटा? आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्रिप्शन कराता है एसएनआरएनएस का और टीआरएनएस का, एसएनआरएनए और टीआरएनए। ठीक है ना, एसएनआरएनए और टीआरएनए। अब टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन कराता है बेटा? रोहो फैक्टर, हमको पता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कराता है रोहो फैक्टर। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन कराता है? रोहो फैक्टर कराता है। फिर स्प्लाइसिंग कौन कराता है बेटा? स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग कौन कराता है? स्नर्प्स बोलते हैं बेटा हम, है ना, स्नर्प्स बोलते हैं। एसएनआरएनए और कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको मिलाकर हम स्नर्प्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्नर्प्स हो गया बेटा स्प्लाइसिंग के लिए। और टाटा बॉक्स, बेटा टाटा बॉक्स प्रोमोटर में पाया जाता है। टाटा बॉक्स कहां पाया जाता है? प्रोमोटर रीजन में पाया जाता है, उसको हम टाटा बॉक्स बोलते हैं। सीक्वेंस होती है बेसिकली टीए, तो हम उसको टाटा बॉक्स बोल देते हैं। सो अब ऑप्शन देखते हैं हम अपने। ए के साथ कौन आ रहा है बेटा? ए के साथ आएगा 4। तो ए के साथ 4 आपको कहां दिखाई दे रहा है बेटा? यहां दिखाई दे रहा है। हमें तो पहले से ही पता चल गया कि आंसर हमारा बी होगा, फिर भी हम वेरीफाई करते हैं। बी का ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी का ऑप्शन बताया है 3, यस बी का 3 बोला है यहां पर। सी के लिए बोला है 1, यस यहां पर सी के लिए 1 है। डी के लिए बोला गया है बेटा 2, तो यस डी के लिए 2 है। तो बेटा करेक्ट आंसर हमको पता चल गया, कंफर्म हो गया कि ऑप्शन बी ही सबसे सही करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं मैं बहुत स्पीड में सॉल्व कर पा रहा हूं क्योंकि मुझको चीजें पता है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो हो सकता है कि बेटा आप भी बहुत सही स्पीड से सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप लोग उस जो सॉल्व किया है सॉल्यूशन, जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उसको चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, थम्स अप देते रहिएगा, हार्ट्स देते रहिएगा, ताकि पता चल पाए मुझे कि आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो सही आंसर मार्क कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन हो गया, आपको और ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर मार्क करके कमेंट में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम। The lactose present in the growth medium of bacteria is transported to the cell by the action of। ये लैक ऑपेरोन की बात कर ली बेटा हमने। लैक ऑपेरोन के अंदर आपको 3 जीन बताए थे, ZYA जीन बताए थे, उसमें एक जीन बनाता है बेटा परमिएज। परमिएज एक जीन किस चीज के सिंथेसिस में काम कर रहा है बेटा? परमिएज, जो कि परमिएबिलिटी बढ़ाता है मेम्ब्रेन की, और मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है लैक्टोज के लिए, और लैक्टोज सेल के अंदर एंटर करने लगता है। तो बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन हमको पता है, ऑप्शन नंबर ए
परमीएस। बाकी ऑप्शन बी क्या बोल रहा है बेटा, ऑप्शन बी में पॉलीमरेज दिया है, नहीं इसका काम नहीं है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का भी काम नहीं है, एसिटाइलेज का भी काम नहीं है। हमको पता है परमिएबिलिटी कौन इंक्रीज कर रहा था लैक ऑपेरॉन में, परमीएस, तो हमने करेक्ट आंसर मार्क कर दिया, दैट इज ए हमारा परमीएस करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड primarily by the three regions in DNA and these are with respect to upstream and downstream end। देखो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम एंड की तरफ हमको बात करनी है, अपस्ट्रीम से चलेंगे डाउनस्ट्रीम की तरफ चलेंगे, यानी प्रोमोटर से बात कर रहे हैं टर्मिनेटर की तरफ जाने की। अगर बेटा हम बात करें पूरे के पूरे एक हम अपने जीन की बात करें, जो पूरा एक ओपेरॉन की बात हम करें, तो उसमें क्या क्या चीजें हमको दिखाई दे रही हैं बेटा, हमको उसमें दिखाई देता है एक प्रोमोटर, ठीक है, एक टर्मिनेटर, ये हमारा प्रोमोटर है, ये टर्मिनेटर है, और बीच वाली जो सीक्वेंस है बेटा, बीच वाली सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ अगर हम जाते हैं, यानी प्रोमोटर से स्ट्रक्चरल जीन की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, और अगर स्ट्रक्चरल जीन से प्रोमोटर की तरफ जाते हैं तो बेटा हम क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम क्या प्रेजेंट है, प्रोमोटर, और स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम क्या प्रेजेंट है, टर्मिनेटर। तो बेटा ये सीक्वेंस हो गई, तो सबसे पहले प्रोमोटर होना चाहिए, तो प्रोमोटर हमको कहां दिखाई दिया, यहां प्रोमोटर सबसे पहले दिखाया है। प्रोमोटर के बाद स्ट्रक्चरल जीन आना चाहिए, तो स्ट्रक्चरल जीन यहां दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चरल जीन के बाद बेटा टर्मिनेटर आना चाहिए, तो टर्मिनेटर यहां दिखाई दे रहा है। तो बेटा ऑप्शन बी हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप लोग भी चैट बॉक्स में आंसर लिखते रहिए, मुझे पता चलता रहेगा कि कितने बच्चे सही आंसर मार्क कर रहे हैं, कितने बच्चे गलत मार्क कर रहे हैं, बट मैं उम्मीद करूंगा आप सारे के सारे बच्चे सही आंसर मार्क कर रहे होंगे। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase to the given template? बेटा देखिए RNA polymerase की बात कर रहा है, यानी प्रोसेस क्या होगा, यहां होगा ट्रांसक्रिप्शन। यहां कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो डीएनए से आरएनए बन रहा होगा, तो टी की जगह क्या बनेगा बेटा, टी की जगह आएगा यूरेसिल आ जाएगा, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया गया है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया गया है, तो बेटा ये टेम्पलेट से अगर हम ट्रांसक्राइब करा रहे हैं आरएनए अपना, तो टी के साथ कौन आएगा बेटा, टी के साथ कौन आएगा, हम सीक्वेंस लिखते हैं, यहां पर सीक्वेंस लिखते हैं, टी है पहले, तो टी के साथ आएगा बेटा यहां ए है, तो ए के साथ ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा यहां पर, यू। ठीक है, उसके बाद सी है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बेटा, जी। ठीक है, ए यू जी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, ए यू जी हमारा इससे आ गया। उसके बाद क्या आएगा बेटा, हमारे पास ए है, ए के साथ क्या आएगा बेटा, यू आएगा। फिर टी लिखा है, टी के साथ क्या आएगा बेटा, ए आएगा कॉम्प्लीमेंट्री उसका, जी के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री सी आएगा, तो ए यू जी यू ए सी हो गया। उसके बाद है जी सी ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा सी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा जी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा यू, फिर होगा सी जी यू। ऐसे ही फिर हम आगे मार्क कर लेंगे ए टी को, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, देन टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, हमारे पास यू यू ए आ गया। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। फिर हम आगे करते हैं ए टी सी की बात करते हैं, ए टी सी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा यू, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बेटा ए, और सी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा जी। ठीक है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी आ गया यहां तक। अब यहां बचा सी ए टी और टी सी ए टी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री देखें, सी का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा जी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा यू, टी का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ए। ठीक है, और लास्ट बचा टी सी ए, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बेटा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा ए, सी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा जी, और ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा यू। तो हमारे पास ये सीक्वेंस है, और डायरेक्शन देखिएगा बेटा, अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए। एंटी पैरेलल होते हैं ना बेटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, अगर हम देखें तो एंटी पैरेलल होते हैं स्ट्रैंड्स। अगर ये स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए बन रहा है, स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। तो हमारी ये सीक्वेंस होनी चाहिए 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, ए यू जी सबसे पहले, यहाँ ए यू जी है, यहाँ ए यू जी है, यहाँ ए यू जी है। उसके बाद यू ए सी कहाँ है बेटा, यहाँ पर यू ए सी है, यहाँ पर भी है यूएसी, यहाँ नहीं है, मतलब ये रॉन्ग हो गया। ये दो ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए, 50-50 वाला आंसर आ गया हमारा। अब इन दोनों में और आगे सर्च करेंगे। यूएसी के बाद है सी जी यू यहाँ पर भी है, सी जी यू यहाँ पर भी है। नेक्स्ट है फिर यू यू ए, तो यू यू ए यहाँ पर भी है, यू यू ए यहाँ पर भी है।
ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास UAG, UAG यहां पर भी है, UAG यहां पर भी है। उसके बाद है बेटा GUA, GUA यहां पर भी है, यहां GUA नहीं है। कंफर्म हुआ स्टेटमेंट, हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। और GUA के बाद है AGU, AGU यहां आ गया। तो हमको पता चला बेटा, इस तरीके से सॉल्व करके हमको पता चला कि हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है? यस, समझ में आने लगा है, वेरी गुड। ये रहा बेटा अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन? व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3? देखो आरएनए पॉलीमरेज 3 का दूसरा क्वेश्चन आया है, ये आरएनए पॉलीमरेज 3 का दूसरा क्वेश्चन आया है। यानी आरएनए पॉलीमरेज तो हमको बहुत अच्छे से याद रखना है और पॉलीमरेज 3 ज्यादा अच्छे से याद रखना है। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस किए हैं, 7वें सवाल में ही, 7 सवाल होने में ही 2 बार आरएनए पॉलीमरेज 3 आ गया है। सो बेटा व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स के अंदर बेटा 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। तो उसमें पॉलीमरेज 3 का क्या फंक्शन है, हमको पॉलीमरेज 3 का फंक्शन बताना है। तो बेटा बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या काम करता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है टीआरएनए, टीआरएनए का सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज 3 कराता है। उसके अलावा एसएनआरएनए, ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी पता था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आरएनए पॉलीमरेज 3 को मैच किया था हमने टीआरएनए और एसएनआरएनए से। इसके अलावा बेटा ये 5S आरएनए को भी सिंथेसिस करता है, इनका भी सिंथेसिस करता है। तो देखते हैं ये कहां दे रखा है ये वाला ऑप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली एसएनआरएनए, नहीं ओनली बोला तो इस वजह से ही गलत हो गया। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनएस नहीं, ये नहीं करता बेटा। एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5S आरआरएनए एंड एसएनआरएनए, यस ये हमारा ऑप्शन सही है। फोर्थ बोल रहा है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, यानी एचएनआरएनए की बात कर रहा है। एचएनआरएनए करता है पॉलीमरेज 2, एचएनआरएनए का सिंथेसिस करता है पॉलीमरेज 2। और ये जो ऊपर दे रखे हैं 28S, 18S, 5.8S, ये पॉलीमरेज 1 करता है बेटा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमको पॉलीमरेज 3 के बारे में बताना था। 3 करता है टीआरएनए, एसएनआरएनए और 5S आरआरएनए का सिंथेसिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, फिर से सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ गया है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन corresponding coding strand if the sequence of mRNA formed is as followed? बेटा इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि अब इनमें से कौन सी सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग सीक्वेंस है, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड की क्या सीक्वेंस होगी अगर हमारा एमआरएनए ये बना है। तो देखिए बेटा कोडिंग सीक्वेंस एग्जैक्ट वो सीक्वेंस होती है जो हमारे एमआरएनए में आ रही है, ठीक है। तो कोडिंग का जो कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट आरएनए है उसकी कॉपी की जाती है, उस पर जब हम ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं और जो हमारा टेम्पलेट है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। बेसिकली आप ऐसा देखिए, हमारे ये 2 स्ट्रैंड है, अगर ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड नीचे वाला है, अगर ये नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड है तो ऊपर वाला कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या है हमारी 5 प्राइम से 3 प्राइम, जो टेम्पलेट है उसकी 3 प्राइम से 5 प्राइम सीक्वेंस, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है ना, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो जब टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आएगा और पॉलीमरेज आकर जब यहां ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराएगा तो इस पर हमारा आरएनए का सिंथेसिस होगा। तो आरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है, किससे, कौन से वाले स्ट्रैंड से बेटा? टेम्पलेट स्ट्रैंड से। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? कोडिंग स्ट्रैंड है। तो बेटा जो आरएनए बना है उसकी सीक्वेंस किसके साथ मैच करेगी? हमारे कोडिंग स्ट्रैंड के साथ सीक्वेंस मैच करेगी। बट डिफरेंस क्या होगा? आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड में जहां पर भी टी आ रहा होगा, आरएनए में वहां पर यू आएगा। तो बेटा देखिए यहां AUC, सबसे पहले AUC दिया है, 5 प्राइम पर A है, तो 5 प्राइम पर A होने का मतलब क्या होगा? हमारे कोडिंग के भी 5 प्राइम पर A होगा। तो 5 प्राइम पर A कहां है? यहां तो 3 प्राइम है, 5 प्राइम पर G है, ये गलत हो गया। 5 प्राइम पर A होना चाहिए, 5 प्राइम पर U है, ये भी गलत हो गया। यहां 5 प्राइम पर क्या दे रखा है? यहां 5 प्राइम पर C दे रखा है, ये भी गलत हो गया। 5 प्राइम पर यहां A है, यस ये ठीक है। A के बाद T है तो U है, तो यहां पर T होना चाहिए, ठीक है। C है, यहां पर C होना चाहिए। G है, यहां G होना चाहिए, ठीक है। A है, A है ना। U की जगह यहां T आना चाहिए, T आ गया। तो आप आगे कंटिन्यू सीक्वेंस अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी ये जो सीक्वेंस है बिल्कुल मैच हो रही है ऑप्शन नंबर डी से। बट चेंजेस कहां पर है? यहां अगर U है तो यहां T है,
क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है, उसकी जगह पर डीएनए में थाइमिन होता है, ठीक है ना, थाइमिन होता है। तो हम बस इसी सीक्वेंस को हम वेरीफाई करेंगे कि यही सीक्वेंस हमारे कोडिंग स्ट्रैंड में होगी, बट यूरेसिल की जगह थाइमिन होगा। और हमको बेटा डायरेक्शन भी याद रखनी है। अगर एमआरएनए की डायरेक्शन यहां 5 प्राइम से स्टार्ट करी है तो बेटा हमारी कोडिंग की भी स्टार्ट कहां से करेंगे, कोडिंग भी 5 प्राइम से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमने 5 प्राइम पर ए देखा, तो यहां पर भी 5 प्राइम पर हमने ए सर्च किया, उसी से हमारा आंसर आ गया। सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड को देखा हमने, एक न्यूक्लियोटाइड को देखने से हमारा आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला सवाल ये रहा आपकी डिस्प्ले पर। ठीक है, ये रहा आपकी डिस्प्ले पर। So unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by, बेटा एनसीईआरटी की ही लाइन है पूरी। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, किसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, बैक्टीरियोफाज वाला एक्सपेरिमेंट था, याद करो बैक्टीरियोफाज वाला एक्सपेरिमेंट था। किसने किया था बेटा, यस मार्क कीजिए आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर सही होगा। यस सही आंसर होगा बेटा हमारा हर्शेन चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शेन चेज एक्सपेरिमेंट है ना, हर्शेन चेज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ही बेटा कंफर्म किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है बेटा, वो है हमारा डीएनए। ठीक है ना, सो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बाकी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड हमने बात करनी है बेटा। सिकल सेल एनीमिया एक डिसऑर्डर है, एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली कन्वर्ट नहीं होती, एक न्यूक्लियोटाइड बेस पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, और पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाता है। ठीक है ना, यानी एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें, एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं क्या क्या बोला जा रहा है, सारे स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं, फिर हमको क्या बात करनी है बेटा, इसमें हमको क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या बोल रहा है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, देयर इज अ चेंज इन जीन फॉर बीटा ग्लोबुलिन। यस बेटा, बीटा ग्लोबिन चेन में ही बदलाव आता है, बीटा ग्लोबिन चेन में ही बदलाव आता है। तो ए हमारा सही है, ए हमारा सही स्टेटमेंट है, ए हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद बी क्या बोल रहा है, इन द बीटा ग्लोबिन देयर इज वैलिन इन प्लेस ऑफ लाइसिन। बेटा ये गलत है, वैलिन लाइसिन की जगह नहीं आता, वैलिन लाइसिन की जगह नहीं आता, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आता है। क्या आता है बेटा, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आता है ना, यानी ग्लूटामेट टू वैलिन, ग्लूटामेट से वैलिन आ जाता है ना, ग्लूटामेट टू वैलिन हो जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया बी। सी क्या बोल रहा है बेटा, देखिए इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट म्यूटेशन ही होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। यस सही बात है, पॉइंट म्यूटेशन हुआ है जहां पर ए इज रिप्लेस्ड बाई यू, है ना। तो इन द नॉर्मल जीन यू इज रिप्लेस्ड बाई ए, नो बेटा रॉन्ग, ए इज रिप्लेस्ड बाई यू, ए इज रिप्लेस्ड बाई यू। यहां उल्टा दे दिया, यू रिप्लेस नहीं हुआ ए से, है ना, ए रिप्लेस हो जाता है यू से। तो बेटा हमारा क्या हो जाता है बेटा, ए जब यू से रिप्लेस हो गया तो जी ए जी की जगह जी यू जी बन जाता है। क्या होता है बेटा, जी ए जी की जगह पर जी यू जी बन जाता है ना। ए को रिप्लेस करा दिया गया यू से, ए को रिप्लेस करा दिया गया यू से। तो बेटा हमारे ऑप्शन कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट ए और सी। तो ए और सी कहां पर दे रहा है बेटा, ये ऑप्शन डी में ए और सी दिया गया है कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन डी, ए एंड सी ओनली। ठीक है ना, बी और डी रॉन्ग है, हमको पता चल गया। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है, और यहां पर क्या बोल रहा है, देखिए द सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड से रिलेटेड कुछ उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको हमको क्या पता करना है बेटा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यानी हमको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, वो स्टेटमेंट्स हमको बताने। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द कोड इज पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बेटा आपको पता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पता है आपको क्या होता है ना। जैसे मलयालम हम बोलते हैं, इधर से भी शुरू हो रहा है तो उधर से भी, दोनों तरफ से बिल्कुल सिमिलर होती है दोनों, अगर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस देखें तो। ऐसी जो जीन सीक्वेंस हमारी पैलिंड्रोमिक है, एक तरफ से शुरू करेंगे चाहे दूसरी तरफ से शुरू करेंगे, अगर दोनों सिमिलर हैं तो उनको हम पैलिंड्रोमिक बोलते हैं। तो द कोड इज पैलिंड्रोमिक, नहीं बेटा गलत बात है, पैलिंड्रोमिक नहीं होती। दूसरा क्या बोल रहा है, यूजीए एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन। यूजीए कैसे एक्ट कर रहा है, इनिशिएटर कोडोन की तरह। नहीं बेटा, यूजीए नहीं करता। इनिशिएशन कोडोन कौन होता है बेटा, AUG, हमेशा पढ़ते हैं AUG कोड्स फॉर मैथ्यूनिन, और यही हमारा इनिशिएशन कोडोन होता है।
सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखिए द कोड इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। यस बेटा, कोड बिल्कुल अनएम्बिगुअस है, कहीं एम्बिग्युइटी है ही नहीं, यानी हर एक कोड उसको पता है कि उसको स्पेसिफिक कौन सी अमाइनो एसिड के लिए कोड करना है, कोई अनएम्बिग्युइटी नहीं, कोई एम्बिग्युइटी है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर एयूजी मैथ्यूनिन के लिए कोड कर रहा है तो मैथ्यूनिन ही बनाएगा, ठीक है ना। एयूजी अगर मैथ्यूनिन है के लिए कोड कर रहा है तो मैथ्यूनिन ही बनाएगा। अगर ट्रिपल यू है तो ट्रिपल यू क्या बनाएगा, फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा, ठीक है, फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा। अगर ट्रिपल यू है तो फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा और कुछ नहीं बनाने वाला। तो हमको पता है कि जो जेनेटिक कोड है अनएम्बिगुअस है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्पेसिफिक है, बिल्कुल स्पेसिफिक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है हमारे लिए, ऑप्शन नंबर, ये स्टेटमेंट नंबर सी। अब देखिए स्टेटमेंट डी क्या बोल रहा है, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ये बात सही है ना, नियरली यूनिवर्सल, बट कंप्लीटली यूनिवर्सल नहीं बोला, नियरली बोला है। क्यों बोला बेटा वो, क्योंकि कुछ अगर मैं बात करूं लोअर यूकैरियोट्स की, जैसे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, कुछ प्रोटोजोन्स हैं, उनके केस में कहीं कहीं पर थोड़े से चेंजेस देखे गए हैं, वहां पर थोड़े से बदलाव देखे गए। एनसीईआरटी भी इस बात को बोलती है कि वहां पर एक कोड किसी और चीज के लिए भी कोड करता है, जैसे एयूजी यहां मैथ्यूनिन के लिए कोड कर रहा है, वहां पर और कोई भी कोड है जो मैथ्यूनिन के लिए कोड कर देता है, ठीक है ना। तो हम उस कोड के बारे में बात नहीं करते, आउट ऑफ एनसीईआरटी की बात है, हम सिर्फ एनसीईआरटी के लेवल तक रहते हैं, और एनसीईआरटी बोल रही है द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। सो अब इन्होंने बोला है करेक्ट आंसर हमको बताना है, सीओडी स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। तो सीओडी कहां पर लिखा है बेटा, सीओडी ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, हमको दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड, सही आंसर मार्क करें आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएसटीज की बात कर रहा है। ईएसटीज, सो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स रेफर्स टू, बेसिकली ईएसटीज है क्या चीज, ईएसटीज वो कौन सी चीज है बेटा जो ईएसटीज है बेसिकली। अब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन बोल रहा है सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस्ड जीन्स। सर्टेन इंपॉर्टेंट, सारे, कुछ इंपॉर्टेंट की बात नहीं है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, सारे के सारे जीन्स जो एक्सप्रेस हो जाएं वो सब ईएसटीज है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, यस, ये एक्सप्रेस होकर आरएनए बना रहे हैं, ये ठीक है, हमारा दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बाकी तीसरा और चौथा स्टेटमेंट भी हम जरूर देखेंगे। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन्स, नहीं बेटा, एक्सप्रेशन करके पहले आरएनए बनता है ना, हम तो आरएनए की बात कर रहे हैं, जो आरएनए बना रहा है ना एक्सप्रेस होकर, वो ईएसटीज है ना। ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए, तो वो ईएसटीज हैं, प्रोटीन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आरएनए की। डी बोल रहा है ऑल जीन्स वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड, नहीं बेटा, बाकी सारे रॉन्ग है। हमको पता चला कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड कीजिए, हो गया मैं साइड, रीड कीजिए अच्छे से। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, बेटा दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करना है। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है बेटा, आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट। यस बेटा, आरएनए अनस्टेबल होने की वजह से, एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से, सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाता है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है बेटा हमारा, आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, वायरस इज हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन, म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। यस, ये भी सही बात है। अब उसके पास आरएनए जीनोम है, तो हमने पहले स्टेटमेंट में पढ़ा ही है कि आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, तो इसी वजह से वायरसेस के अंदर भी म्यूटेशन जल्दी होता है और वो बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाते हैं। याद है कोविड के टाइम पे, अभी जब कोविड टाइम चल रहा था तो उस वक्त कितने परेशान थे कि भाई हमको दवाई नहीं मिल रही है, बार बार वायरस जो है अपने आप को म्यूटेट कर रहा था और नए नए वेरिएंट्स लेकर आ रहा था। एक साल में इतने सारे वेरिएंट ले आया, मतलब इतनी जल्दी इवॉल्व हो रहा था वो, ठीक है ना। सो हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं, स्टेटमेंट वन फॉल्स, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स, नहीं, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, ये ठीक है। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा ऑप्शन नंबर बी, जहां पर बोल रहा है कि स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, दोनों के दोनों सही हैं। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि विच साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विद 32P एंड 35S लेबल्ड फाजिज फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बेटा हार्शेन चेज वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। वहां पर हार्शेन चेज वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या काम किया था बेटा, उन्होंने जो बैक्टीरियोफाज है बेटा, बैक्टीरियोफाज को ग्रो कराया था कौन से मीडियम में, एक P32 वाले मीडियम में और एक X35 मीडियम में।
ठीक है, तो हुआ क्या उससे बेटा, जो हमारा बैक्टीरियोफाज बना, उस फॉस्फेट कहां पाया जाता है बेटा, फॉस्फोरस फॉस्फेट कहां पाया जा रहा है, डीएनए में पाया जाता है, डीएनए की बैकबोन है फॉस्फेट। तो बेटा फॉस्फेट, तो P32 कहां पर ऐड हो जाएगा, अगर ऐसा मीडियम, जिस मीडियम में P32 वाला, बेटा हमने P32 वाला फॉस्फोरस डाला है, उस मीडियम में अगर हम वायरसेस को ग्रो करा रहे हैं, तो उन वायरसेस के डीएनए में P32 वाला फॉस्फोरस होगा, उसके फॉस्फेट में जो बैकबोन है, डीएनए की बैकबोन है, तो वहां P32 वाला फॉस्फोरस होगा। और ऐसे ही अब दूसरा मीडियम बनाया जिसमें S35 हमने डाला, एस सल्फर ना, तो सल्फर किसका पार्ट होता है बेटा, सल्फर प्रोटीन का पार्ट होता है। तो उस वायरस के प्रोटीन कोट में सल्फर था, तो S35 वाला सल्फर था। अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए की बैकबोन में जो फॉस्फोरस था वो P32 वाला था। तो ये किसने काम किया था बेटा, पता करने के लिए कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, किसने यूज किया था इनको, हर्शे एंड चेज ने यूज किया था, है ना। सो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियोफाज वाला कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तब उन्होंने ये दो तरह के मीडियम यूज किए थे। एक मीडियम में उन्होंने P32 डाला था, दूसरे मीडियम में S35 डाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला सवाल हमारा, यस, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। बेटा दोनों स्टेटमेंट्स हैं, अच्छे से रीड करके आंसर कीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं, अब मैं भी स्टेटमेंट रीड करता हूं क्या बोल रहे हैं इन स्टेटमेंट्स के अंदर बेटा। ये स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है बेटा, जो हमारा आरएनए है, बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, अनस्टेबल होने की वजह से फास्टर रेट पर म्यूटेट कर रहा है। ये अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन देखा ही था हमने, उसमें यही तो बात मैंने समझाई थी आपको, आरएनए म्यूटेट करता है बहुत फास्ट क्योंकि वो अनस्टेबल है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। आरएनए डायरेक्टली कोड होकर प्रोटीन बनाता है बेटा, हमको पता है आरएनए डायरेक्टली क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गया। तो हम देखते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट कहां देखने के लिए मिल रहा है हमें। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये गलत है बेटा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये हमारा सही आंसर हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। डी भी हम फिर भी रीड करेंगे, चारों स्टेटमेंट देखना बेटा जरूरी है। डी बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तो ये हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी। यस, वेरी गुड बेटा, थम्स अप देते रहिए, लाइक देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं दिखाने जा रहा हूं बेटा आपको, अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखो फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। तो एक चीज और समझ रहे हो बेटा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं इस चैप्टर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। देखिए, विद रेफरेंस टू द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये रहे स्टेटमेंट्स आपके सामने, आप स्टेटमेंट्स रीड कीजिए, समझिए, बहुत अच्छे से समझिए स्टेटमेंट, फिर आंसर कीजिए। हमको क्या बताना है, सबसे पहली बात करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। सो पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं, स्टेटमेंट नंबर ए, वायरसेस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेंट रेडियोएक्टिव डीएनए। देखो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस था, P32 था, तो उस वायरसेस के जो वायरसेस थे उनके डीएनए में वो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस पाया जाएगा। यस, पाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको मैंने बताया था अभी P32 वाले अगर न्यूट्रिएंट में अगर हम वायरसेस को ग्रो करा रहे हैं तो उनके डीएनए के अंदर P32 वाला फॉस्फोरस होगा, तो यस रेडियोएक्टिव डीएनए बन गया उसका। ऑप्शन स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है, वायरस इज ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेंट रेडियोएक्टिव प्रोटीन। यस, सल्फर प्रोटीन का पार्ट है, तो प्रोटीन के अंदर वो रेडियोएक्टिविटी शो होगी। जैसे डीएनए के अंदर रेडियोएक्टिविटी शो हुई है, ऐसे ही प्रोटीन के अंदर रेडियोएक्टिविटी शो होगी ड्यू टू द सल्फर। डीएनए के अंदर फास्फोरस की वजह से, प्रोटीन के अंदर सल्फर की वजह से, हमको पता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर सी क्या बोल रहा है, वायरस इज ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेंट रेडियोएक्टिव प्रोटीन। नहीं बेटा, फॉस्फोरस कभी भी प्रोटीन का पार्ट नहीं है, फॉस्फोरस प्रोटीन का पार्ट नहीं है। डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वायरस इज ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेंट रेडियोएक्टिव डीएनए। ये भी रॉन्ग है बेटा, सल्फर कभी भी डीएनए का पार्ट नहीं होता, सल्फर कहीं भी डीएनए का पार्ट नहीं है। अब स्टेटमेंट ये ई देखते हैं हम क्या बोल रहा है, वायरस इज ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव प्रोटीन कंटेंट रेडियोएक्टिव डीएनए। नहीं बेटा, प्रोटीन का डीएनए से क्या लेना देना, है ना, प्रोटीन का डीएनए से क्या लेना देना। तो हमें पता चल गया हमारा जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट। और स्टेटमेंट्स ए एंड बी कहाँ दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट, है ना, ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, देखो ये भी फिर से स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो सोचिए कितने सारे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से समझकर सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, है ना। अब इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करके समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं ये।
स्टेटमेंट वन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सही बात है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है ना, डीएनए के एक स्ट्रैंड को कॉपी करके हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ये इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, है ना, इनटू आरएनए, यही तो ट्रांसक्रिप्शन है। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, देखिए, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय द थ्री रीजन्स इन द डीएनए। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो तीन रीजन से मिलकर बनी है, बेसिकली वही ऑपेरॉन की बात कर रहे हैं। एक प्रोमोटर है, फिर स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर है। प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो बेटा दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में बताया गया कि बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। ठीक है बेटा, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। अब हम लोग देखिए फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं? सो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट वन, इन प्रोकैरियोट्स the positively charged DNA is held with some negatively charged protein in a region called nucleoid। बेटा देखिए पहली बात तो यही गलत, पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हमारा स्टेटमेंट वन रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, ये सही बोल रहा है, इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। यस बेटा, न्यूक्लियोसोम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। हिस्टोन प्रोटीन का एक ऑक्टामर बनता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, बेसिक प्रोटीन्स इसमें ज्यादा पाई जाती हैं और इसके चारों तरफ डीएनए रैप होता है, इसके चारों तरफ डीएनए रैप होता है। और डीएनए कैसा होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। डीएनए कैसा होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। और इस तरह के स्ट्रक्चर को, ये जो मॉडल बना है इसको हम न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर टू करेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर टू करेक्ट, ट्रू है, और स्टेटमेंट वन फॉल्स है। तो देखते कहां है हमारा ये, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, सही है, स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ये पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया, पहला ऑप्शन ही हमारा सही आंसर हो गया। बाकी आप लोग चारों के चारों स्टेटमेंट्स एक बार चारों के चारों ऑप्शन अच्छे से रीड करके देखिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दे रखा। कई बार ऐसा होता है कि सेम ऑप्शन दो बार हो गया है, मिस प्रिंटिंग की वजह से कई बार हो जाता है ना, उस केस में आपको फिर बोनस मार्क दिया जाता है, होता है ना बेटा ऐसा। तो आप चारों ऑप्शन जरूर रीड कीजिए एक बार। तो हमने अभी रीड किया कि ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। आप एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, लिस्ट वाले भी आ रहे हैं, मैच द कॉलम वाले भी क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। तो लिस्ट वन में क्या है बेटा, लिस्ट वन में ये जीन्स दिए गए हैं चार तरह के, और लिस्ट टू में उनके प्रोडक्ट्स दिए गए हैं कि वो जीन किस चीज के लिए कोड कर रहे हैं, जीन किसके लिए कोड कर रहे हैं। बेटा देखिए ये सब लैक ऑपेरॉन में पाए जाने वाले जीन्स हैं, सब लैक ऑपेरॉन में पाए जाने वाले जीन है ना। तो आपको पता है ZYA स्ट्रक्चरल जीन कौन से थे, ZYA। तो Z किसके लिए कोड कर रहा था बेटा, Z कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, है ना, Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कर रहा है। Y करता है परमीएज के लिए, Y करता है परमीएज के लिए। और जो हमारा A है, A करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, A जो है वो करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। और जो हमारा जीन I है, बेसिकली ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। जीन I क्या बना रहा है बेटा सॉरी, रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, हमारा जीन I बना रहा है रिप्रेसर प्रोटीन। अब मैच करके आप देख सकते हैं आसानी से, A के साथ कौन आएगा बेटा, A के साथ आ रहा है 2, तो A और 2 कहां कहां पर है, A2 यहां पर भी है, A और 2 यहां पर भी है ना। और B के साथ क्या आ रहा है बेटा, B के साथ 3 आ रहा है, B के साथ 3 सिर्फ यहां है, यहां नहीं है। तो बेटा हमको पता चल गया कि ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर ये है। बाकी हम फिर भी आगे के भी मैच करके देखेंगे। C के साथ 4, C के साथ 4, D के साथ 1, D के साथ 1। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। सही है ना बेटा। ऐसे सवाल आपको आसान लगते होंगे ना, ऐसे सवाल आसान लगते होंगे क्योंकि आप ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ऑपेरॉन ZYA जीन के बारे में पढ़ चुके थे, I जीन के बारे में भी पढ़ चुके थे कि वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है और वो रिप्रेसर प्रोटीन जाकर बाइंड कर जाती है प्रोमोटर रीजन पर, है ना। यस, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है, इन विच डिसऑर्डर चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन
चेन रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन। बेटा अभी बताया था सिकल सेल एनीमिया के बारे में ही बताया था मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है वेलिन में, ग्लूटामेट कन्वर्ट हो गया वेलिन में और सिंगल बेस पेयर में चेंज आया, सिंगल बेस पेयर में यानी पॉइंट म्यूटेशन हुआ था और किस में बदलाव आया था, बीटा ग्लोबिन चेन जो है उसमें बदलाव आया था। ठीक है ना, तो आंसर हमारा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, सिकल सेल एनीमिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब सिंपल क्वेश्चंस आ गए कुछ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ एन ऑपेरॉन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन। ठीक है, समझ में आया बेटा, वो कंपोनेंट के बारे में पूछा है जो बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन पर, है ना, ऑपेरॉन के जो ऑपरेटर रीजन है उस पे जाकर बाइंड कर जाता है एंड प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या समझाया था मैंने, आईजीन के बारे में बताया था। आईजीन क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है और वो रिप्रेसर प्रोटीन कहां जाकर बाइंड कर जाती है, प्रोमोटर रीजन पे जाके बाइंड कर जाती है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है स्ट्रक्चरल जीन का। तो रिप्रेसर प्रोटीन कहां है बेटा, देखिए हमको रिप्रेसर प्रोटीन दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में रिप्रेसर प्रोटीन दिखाई दे रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन इंड्यूसर फॉर लैक ऑपेरॉन। देखो बेटा लैक ऑपेरॉन इंड्यूसिबल है ना, जो इसका सबस्ट्रेट है उस वो ही इसको इंड्यूस करता है, वो ही इसको इंड्यूस करता है। तो लैक ऑपेरॉन है क्या बेसिकली, लैक ऑपेरॉन है क्या बेसिकली, लैक्टोज का ऑपेरॉन है, लैक्टोज का ऑपेरॉन है। और लैक्टोज कहां लिखा है बेटा, लैक्टोज ये रहा, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म का ही तो ऑपेरॉन है। मैंने अभी आपको बताया जो जिसका जो सबस्ट्रेट है वही इंड्यूस कर रहा है, वही इंड्यूस करता है। अगर लैक्टोज है तो बेटा वो ऑपेरॉन को टर्न ऑन करेगा, लैक्टोज नहीं है तो टर्न ऑन नहीं होगा, वो टर्न ऑफ रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये लैक्टोज ही जाकर बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन पे और रिप्रेसर प्रोटीन पे जब ये बाइंड कर जाता है तो रिप्रेसर प्रोटीन फिर ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर सकती। रिप्रेसर प्रोटीन से अगर वो बाइंड कर गया लैक्टोज तो वो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पर बाइंड नहीं करेगी और ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा। तो इंड्यूस किसने किया, लैक्टोज ने ही उसको इंड्यूस किया है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं बेटा हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। बेटा एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट है ये कि एनसीईआरटी बताती है कि अबाउट 80 प्रोटीन, 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर फाउंड इन राइबोसोम। तो 80 हमारा करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर है बेटा। एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि 80 प्रकार की जो है, 80 प्रकार की जो प्रोटीन्स है पाई जा रही है, 80 डिफरेंट प्रोटीन्स पाई जा रही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज। बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो लास्ट क्रोमोसोम था ना जो सीक्वेंस हुआ था वो क्रोमोसोम नंबर 1 था। वो कौन सा था बेटा, क्रोमोसोम नंबर 1 जो सबसे लास्ट में जाकर सीक्वेंस हुआ था। और ये कब कंप्लीट हुआ था, इन मई 2006, इन मई 2006 में जाकर ये कंप्लीट हुआ था पूरा सीक्वेंस इसका, है ना, पूरी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी मई 2006 में। तो सबसे लास्ट में अगर कोई क्रोमोसोम कंप्लीटली सीक्वेंस हुआ है, सबसे लास्ट में जिसकी सीक्वेंसिंग हुई है वो क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। बेटा पॉलीमॉर्फिज्म क्या किस चीज का बेसिस फॉर्म कर रहा है, ट्रांसलेशन, जेनेटिक मैपिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डी बोल रहा है बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए बेटा जेनेटिक मैपिंग भी ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी ठीक है ना। तो दोनों कहां कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं बेटा, हमको दोनों ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म होने की वजह से ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग हमको बैंड्स दिखाई देते हैं, है ना, अलग अलग बैंड्स दिखाई देते हैं ड्यूरिंग द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम मैपिंग भी कर पाते हैं। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई बच्चा सारे ऑप्शन रीड नहीं करता, है ना, सारे ऑप्शन रीड नहीं करता, ए से रीड करना शुरू करता है, तो बेटा बी पे आती करेक्ट ऑप्शन मार्क करके वो चला जाता और उसका आंसर ये गलत हो जाता। ठीक है, इसी वजह से हमको चारों ऑप्शंस रीड करना बहुत जरूरी है, चारों ऑप्शंस रीड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ जेनेटिसिस्ट यूजेस द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, ब्लाइंड अप्रोच यूज कर रहे हैं कि भैया हम ब्लाइंडली कुछ भी बस सीक्वेंस कर लें, हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा कोडिंग है कौन सा नॉन कोडिंग है, हम ये नहीं देख रहे, है ना, कहां पर कोई फंक्शनल पार्ट है कहां नॉन फंक्शनल पार्ट है डीएनए का, हम ये नहीं देख रहे, खाली सीक्वेंसिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स, उसके बाद फिर उनका जो सेगमेंट्स है फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको मार्क करते हुए जा रहे हैं कि मान लीजिए ये रहा डीएनए, है ना, ये रहा डीएनए, है ना, इसकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, हमको पता चला कि बेटा इतने रीजन पे ये ए फंक्शन परफॉर्म करता है, ये बी फंक्शन परफॉर्म करता है, ये कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम मार्क भी लगाते हुए चल रहे हैं, एनोटेट करते हुए चल रहे हैं कि कौन सा सेगमेंट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना। सो द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय हिम इज कॉल्ड एज, देखो मैंने नाम आपको आंसर मैंने ऐसे ही बता दिया, आपको अभी एनोटेशन कर रहे हैं, एनोटेट करते हुए चल रहे हैं कि कौन सा फ्रेगमेंट कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हम उसको लेबल करते हुए चल रहे हैं, एनोटेट करते हुए चल रहे हैं। तो सीक्वेंस एनोटेशन इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है ना, सीक्वेंस एनोटेशन इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस एज सून एज, देखो ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन, एमआरएनए से प्रोटीन का ट्रांसलेशन कब स्टार्ट होता है बेटा, बेसिकली वो कब स्टार्ट होता है जब हमारा एमआरएनए आके राइबोसोम से अटैच हो जाता है, एमआरएनए राइबोसोम से आकर अटैच हो जाता है तब हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं। द टीआरएनए इज एक्टिवेटेड एंड द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स एमआरएनए, नहीं बेटा लार्जर नहीं, स्मॉलर सब यूनिट है ना, वो आकर एनकाउंटर करती है, वो आकर कनेक्ट करती है, वो आकर जुड़ता है एमआरएनए से। द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स एमआरएनए, यस ये सही बोल रहा है, फिर भी हम आगे के ऑप्शंस भी रीड करेंगे। ऑप्शन सी बोल रहा है द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स एमआरएनए, नहीं गलत है बेटा, लार्जर नहीं स्मॉलर करती है। डी बोल रहा है बोथ द सब यूनिट ज्वाइन टुगेदर टू बाइंड विद एमआरएनए, नहीं बेटा पहले स्मॉल सब यूनिट आकर बाइंड करती है, फिर उसके बाद टीआरएनए आकर बैठता है एंटीकोडॉन आर्म के साथ, एयूजी के साथ आकर जुड़ता है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर लार्ज सब यूनिट आकर बैठती है। तो हमारा डी भी गलत हो गया। पहला स्टेप कौन सा होगा, सबसे पहली शुरुआत कहां से होगी, जब स्मॉल सब यूनिट से एमआरएनए आकर बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल, इन लैक ऑपेरॉन जेड जीन कंसिस्ट ऑफ, है ना, कोड्स फॉर, सॉरी जेड जीन कोड्स फॉर, किस चीज के लिए कोड करता है बेटा, आपको अभी बताया ही था मैंने, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। तो कितना आसान सवाल है, कभी कभी ऐसे आसान सवाल भी आ जाते हैं कि आप डायरेक्ट रीड करोगे स्टेट क्वेश्चन को और अपना आंसर मार्क कर दोगे। ठीक है, फिर भी सारे ऑप्शंस एक बार गो थ्रू करना बेटा जरूरी है, कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स लगेंगे बट आपका आंसर गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, सारे ऑप्शंस इसलिए रीड करने चाहिए। सो बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन कोड करता है, जेड जीन कोड करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बेटा अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, वही मैच द कॉलम वाली बात होगी, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कीजिए, है ना, और हमको क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। मैच करते हैं, चलो। इन लैक ऑपेरॉन आई जीन कोड्स फॉर, देखो लैक ऑपेरॉन से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। आई जीन क्या कोड कर रहा था बेटा, आई रिप्रेसर प्रोटीन, तो आई जीन के लिए बोला है तो रिप्रेसर आ गया। ठीक है, उसके बाद जेड जीन कोड फॉर, जेड क्या बनाता है, अभी आपको बताया था, फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, वाई जीन क्या बनाता है बेटा, वाई जीन बनाता है परमीएज, और हमारा जो ए जीन है, ए जीन क्या बनाता है, ए बनाता है बेटा ट्रांसएसिटाइलेज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए के साथ आएगा 4, ए के साथ 4 कहां दिखाई दे रहा है, ए के साथ 4 ये रहा, ए के साथ 4 हमको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। बी के साथ 3 है, यस B3, सी के साथ 2 दिखाई दे रहा है, यस 2, डी के साथ 1 दिखाई दे रहा है, यस 1। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, ये कितना, आप एक चीज और देख रहे हो, पहला इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया था, पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3 से सवाल पूछे गए। अब दूसरा क्या दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट, लैक ऑपेरॉन, और लैक ऑपेरॉन में भी इंपॉर्टेंट क्या दिखाई दे रहा है बेटा, जो जीन्स हैं, जीन्स कौन सा प्रोटीन बनाता है, जीन कौन सा एंजाइम के लिए कोड कर रहा है, वो पूछा जा रहा है और बार बार पूछा जा रहा है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए बेटा ये भी लैक ऑपेरॉन से रिलेटेड है, ये भी लैक ऑपेरॉन से ही रिलेटेड है। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन एन ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट्स म्यूटेटेड,
जो आई जीन था बेटा, आई जीन क्या काम करता है? आई जीन है रिप्रेसर प्रोटीन बनाने वाला जीन। तो आई जीन को म्यूटेट कर दिया एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड, जो उसका प्रोडक्ट बना यानी जो रिप्रेसर प्रोटीन बनी है, जो रिप्रेसर प्रोटीन बनी है, वो रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल, यानी अब उस पर इंड्यूसर मॉलिक्यूल आकर बाइंड नहीं करेगा, यानी उस पर लैक्टोज आकर बाइंड नहीं करेगा। लैक्टोज को बाइंड करने वाली साइट में कोई बदलाव आया है और लैक्टोज बाइंड नहीं कर पा रहा है। अब उस कंडीशन में क्या होगा? इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज, अब उस ग्रोथ मीडियम में अगर हम लैक्टोज प्रोवाइड करा दें, सो व्हाट विल बी द आउटकम? क्या आउटकम होगा बेटा? लैक्टोज प्रोवाइड कराएं ना कराएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लैक्टोज जाकर बाइंड ही नहीं कर रहा रिप्रेसर प्रोटीन पे। रिप्रेसर प्रोटीन से जब लैक्टोज जाकर बाइंड ही नहीं कर रहा तो क्या काम होगा बेटा? वो जो ZYA जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन उनका पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट आंसर में दे रखे हैं। पहला है आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड द प्रोमोटर रीजन। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा क्योंकि प्रोमोटर पर रिप्रेसर जाकर बैठ गया है, प्रोमोटर पर रिप्रेसर जाकर बैठ गया है, क्योंकि लैक्टोज नहीं पकड़ पा रहा रिप्रेसर को, क्योंकि रिप्रेसर के जीन में हमने म्यूटेशन कर दी थी, ऐसा म्यूटेशन किया था जिसकी वजह से वहां पर लैक्टोज बाइंड नहीं कर पा रहा रिप्रेसर से। तो रिप्रेसर फ्री है, अब रिप्रेसर फ्री है तो वो जाकर प्रोमोटर पे बाइंड करेगा। तो बेटा पॉलीमरेज क्या बाइंड कर पाएगा ऐसी कंडीशन में? नहीं करेगा। ऑप्शन बी, ओनली जेड जीन विल गेट ट्रांसक्राइब्ड, कुछ भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा बेटा। ZYA जीन्स विल बी ट्रांसक्राइब्ड, नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, प्रोमोटर ही खाली नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज आकर कैसे बाइंड करेगा? डी बोल रहा है ZYA जीन्स विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। यस, इन जीन का ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा तो बेटा ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगेंस्ट द कोडोन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, डायरेक्शन भी ध्यान रखनी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम UAC, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ एंटी कोडोन ऑन tRNA? एंटी कोडोन क्या होगा बेटा tRNA का? पहली बात तो ये देखिए, ये है 5 प्राइम UAC और 3 प्राइम, ठीक है। तो इसका जो एंटी कोडोन होगा क्या होगा? बिल्कुल इसका यहाँ 3 प्राइम होगा, यहाँ 5 प्राइम होगा। U की जगह क्या आएगा बेटा? A आएगा। A की जगह क्या आएगा? U आएगा। C की जगह क्या आएगा? G आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ये है 3 प्राइम पर A, फिर U और 5 प्राइम पर G। तो 3 प्राइम पर A कहाँ है? देखिए 3 प्राइम पर A यहाँ है, 3 प्राइम पर A यहाँ है, ठीक है। 3 प्राइम पर A दो जगह दिखाई दे रहा है, एक 3 प्राइम पर A यहाँ है, 3 प्राइम पर A यहाँ है। उसके बाद 5 प्राइम पर क्या दिखाई दे रहा है? G दिखाई दे रहा है। 5 प्राइम पर G यहाँ भी है, 5 प्राइम पर G यहाँ पर भी है। अब दोनों के बीच में U है, तो U यहाँ पर दे रखा है, यहाँ U नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। आप कंफ्यूज कर गए, यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम AUG ही लिखा है, बट उल्टा करके लिख दिया। बट डायरेक्शन तो देखो ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, डायरेक्शन देखो, AUG 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ हो रहा है, तो 3 प्राइम 5 प्राइम और AUG यही तो चीज है, बस उसको पलट कर लिख दिए, बट हमने यहाँ डायरेक्शन लिखी है तो इसे कंफर्म हो गया कि ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं अब हम लोग। देखिए फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कितने ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, जल्दी से रीड कीजिए, मैं साइड हो गया और मैं भी रीड कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिए। सो स्टेटमेंट 1, DNA पॉलीमरेज इज कैटलाइजेज पॉलीमराइजेशन। DNA पॉलीमरेज की बात कर रहा है, वो कैटलाइज कर रहा है पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। स्टेटमेंट सही है, सच्चाई बोल दी है बेटा, स्टेटमेंट ने सत्य वचन बताया, बिल्कुल सत्य बात बताई है ना। तो DNA पॉलीमरेज कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन एक ही डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन क्या है बेटा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये तो करेक्ट है, इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ DNA, during replication of DNA on one strand the replication is continuous while on the other strand it is discontinuous। जब रेप्लिकेशन हो रहा था बेटा जी, रेप्लिकेशन फोर्क बना था, है ना, एक कंटिन्यूअस चल रहा था स्ट्रैंड और एक लैग कर रहा था, है ना, एक लैग कर रहा था जिसको हम डिसकंटिन्यूअस भी बोल रहे थे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही बात बोल रहा है बिल्कुल। तो हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू कहाँ लिखे हुए हैं? यहाँ स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 1 एंड 2
आर करेक्ट। यस, यही हमारा सही आंसर है बी। सी क्या बोल रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, इफ डीएनए कंटेंट सल्फर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस। थोड़ा देखो कॉन्सेप्ट इन्होंने थोड़ा उल्टा किया है कॉन्सेप्ट, आपको एज्यूम करके चलना है, आपको एज्यूम करके चलना है, कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा किया है इन्होंने। डीएनए के अंदर सल्फर फॉस्फोरस की जगह एंड प्रोटीन कंटेंट फॉस्फोरस इंस्टेड ऑफ सल्फर, उल्टा कर दिया इन्होंने। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि डीएनए के अंदर है सल्फर, डीएनए के अंदर है सल्फर, ठीक है, डीएनए के अंदर है सल्फर, ठीक है, और हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर इन्होंने ऐड कर दिया फॉस्फोरस। सो व्हाट वुड हैव बीन द आउटकम ऑफ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या होगा, तो डीएनए के अंदर सल्फर मिलेगी, प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस मिलेगी, और बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफाज का कौन सा पार्ट एंटर किया था, डीएनए एंटर किया था। तो बेटा डीएनए एंटर किया था, तो बेटा बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या मिलेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर होगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होगा, सल्फर पाया जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल सेल, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल सेल, ठीक है, सही लग रहा है ये सवाल, ये हमारा स्टेटमेंट। रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस बैक्टीरियल सेल में कैसे पहुंची, क्योंकि अच्छा सॉरी फॉस्फोरस नहीं सल्फर, सल्फर है, ये गलत है बेटा, है ना, हमने तो उल्टा करना था, मैंने दिमाग लगा लिया, मैंने ज्यादा दिमाग लगा लिया, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। रेडियोएक्टिव सल्फर होनी चाहिए बैक्टीरिया के अंदर, रेडियोएक्टिव सल्फर होनी चाहिए बैक्टीरिया के अंदर, तो हमारा ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। दूसरा क्या बोल रहा है, नो रेडियोएक्टिव सल्फर इन द बैक्टीरियल सेल, बेटा रेडियोएक्टिव सल्फर तो होगी, रेडियोएक्टिव सल्फर तो होगी, इन्होंने बोला नो, तो इस वजह से ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है बोथ रेडियोएक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल सेल, नहीं बेटा दोनों नहीं होंगे, सिर्फ सल्फर है, क्योंकि डीएनए के पास सल्फर ऐड किया गया है, डीएनए के पास सल्फर ऐड किया गया है। एंड रेडियोएक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल, यस डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी बिल्कुल सही आंसर है, डी इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सो 10 E. coli with N15 double stranded DNA आर इंक्यूबेटेड इन अ मीडियम। देखो बेटा ये थोड़ा सा समझ के करने वाला है, क्योंकि बायो के बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं यही मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, यही मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बच्चा कंफ्यूज करता है, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है। 10 E. coli है, मैंने एक लिया सिर्फ, ठीक है, 1 E. coli ले लिया मैंने, ये रहा 1 E. coli विद N15 डीएनए। अब मैं इसका डीएनए निकाल लिया, ये रहा डीएनए, 1 E. coli का डीएनए, उस पर स्ट्रैंड कैसे हैं बेटा, दोनों N15 है, दोनों ही N15 है, तो N15 को येलो से ड्रॉ कर लेते हैं, N15 को येलो से ड्रॉ कर लेते हैं। इनको इंक्यूबेट किया गया ऐसे मीडियम में जहां N14 वाला नाइट्रोजन था, ठीक है। सो आफ्टर 60 मिनट्स क्या हुआ, हाउ मेनी E. coli सेल्स विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15, बिल्कुल फ्री चाहिए हमको। अब होता क्या है बेटा, E. coli 20 मिनट में डिवाइड करता है, एनसीईआरटी बोलती है कि 20 मिनट में डिवाइड करता है। E. coli 1 से 2 बैक्टीरिया 20 मिनट में बन जाते हैं, तो 60 मिनट की बात करिए इन्होंने, तो 60 मिनट में क्या होगा, पहले 20 मिनट्स, ठीक है, यहां फिर रिजल्ट हम देखते हैं, फिर दूसरे 20 मिनट्स, फिर यहां पर हम रिजल्ट देखते हैं, फिर तीसरे 20 मिनट्स, तो 3 बार 20 मिनट्स देखेंगे। इस एरो को थोड़ा छोटा कर लें तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये टोटल 60 मिनट हो गए, तो पहले जो मिनट्स थे 20 मिनट्स, उसमें क्या काम हुआ बेटा, ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हुए और इनके ऊपर नया स्ट्रैंड बन गया N15 वाला। N15 हम व्हाइट कलर से बना लेते हैं, N15 व्हाइट कलर से बना लेते हैं। फिर अगले 20 मिनट्स में क्या हुआ, ये येलो अलग हो गया, जो व्हाइट थे व्हाइट भी अलग हो गए, व्हाइट अलग हो गए, अब इन दोनों के ऊपर नया स्ट्रैंड बन गया, ये नया स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। और इसके भी अगले 20 मिनट में क्या होगा, देखिए ये जो डीएनए है ये भी रेप्लिकेट कर जाएगा, ये येलो तो अपना अलग हो ही गया, व्हाइट को भी अलग करते हैं हम, ठीक है, ये एक व्हाइट आ गया, ये दोनों व्हाइट ये वाले आ गए, ये वाले दोनों व्हाइट यहाँ आ गए, ये वाला व्हाइट यहाँ आ गया। अब इन पे स्ट्रैंड बनाते हैं, एक ये बना, ये बना, ये बनाते चले जाते हैं, और कितने स्ट्रैंड बन गए टोटल काउंट करते हैं, कितने बने बेटा, जिसमें येलो वाला एक भी नहीं है, जिसमें येलो वाला एक भी नहीं है, यानी वो बोल रहे हैं कि N15 एक भी ना हो, बिना N15 वाले कितने स्ट्रैंड होंगे टोटल, कितनी सेल्स होंगी जिसमें कि N15 वाला डीएनए है ही नहीं, तो हम इसको बाहर करेंगे और इसको बाहर करेंगे, टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 सेल्स के अंदर तो क्या होगा बेटा,
एंड 15। यहां 1 से स्टार्ट किया था, 1 के लिए 6 है, तो 10 के लिए क्या होगा बेटा, 6 इंटू 10। आंसर क्या आ गया, 60 सेल्स। आंसर आ गया हमारा कितना बेटा, 60 सेल्स। 60 सेल्स हमको कहां दिया गया है, ऑप्शन डी में। 60 सेल्स हमको कहां दिया गया है बेटा, ऑप्शन डी में। समझ पा रहे हो बेटा, सही आंसर क्या होगा, इसको ऐसे मार्क करेंगे, 60 सेल इज द करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, 60 सेल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी होती है, बड़े समझ के करनी होती है भाई। 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है तो फ्लो चार्ट बना लो ऐसे, फिर सॉल्व कर लो, फिर सॉल्व कर लो, ठीक है ना। फ्लो चार्ट बना के फिर सॉल्व कर लो। नेक्स्ट, मैच द कॉलम आ गया फिर से बेटा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कीजिए। क्या बता रहा है, देखिए बेटा, लिस्ट 1 में आपको बैक्टीरियोफाज दे दिए हैं 2, एक ई कोलाई दे दिया है, फिर हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन दे दिया है ना। यहाँ आपको डीएनए के बारे में दे दिया कि कैसा कैसा क्या क्या चीजें हैं, हम देखते हैं अभी मैच करके। ठीक है, बैक्टीरियोफाज 5x174, इसके अंदर बेटा कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेटा, इसके अंदर होते हैं टोटल 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ये डेटा है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में डेटा दिया गया है, डायरेक्ट डेटा है, याद करना है, ये पॉइंट याद करने हैं, है ना। बैक्टीरियोफाज लैम्डा, लैम्डा के अंदर कितने बेस पेयर हैं बेटा, एनसीईआरटी बताता है 48,502 बेस पेयर्स हैं। ठीक है, ई कोलाई के अंदर बेटा, ई कोलाई के अंदर है 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। कैसे याद कर सकते हो, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 4.6 इंटू 10⁻6। तो ई कोलाई के लिए 4th ऑप्शन हो, ये 4 वाला हो गया लिस्ट 4 में। लिस्ट 2 में हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन बेटा, हैप्लॉइड यानी जीनोम की अगर हम बात करें तो जीनोम के अंदर कितना डीएनए है, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। इसको कैसे याद करते हो, 3 3 जा 9, है ना, 3 3 इज द 9, तो 3 3 इज द 9, 3.3 इंटू 10⁻9 हमारा ये हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारा ये मैचिंग मिल रहा है। ए के साथ आ रहा है 2, कहां कहां है, यहां है 2, यहां है 2। बी के साथ आ रहा है 1, बी के साथ यहाँ 4 आ गया, गलत हो गया, यहाँ बी के साथ 1 है। सी के साथ आ रहा है 4, सी के साथ आ गया 4। डी के साथ आ रहा है बेटा 3, डी के साथ आ गया 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए देखते हैं। सबसे पहले इफ ए एंड सी, ए मतलब एडेनिन की बात कर रहा है, सी मतलब साइटोसिन की बात कर रहा है सिर्फ। तो इफ ए एंड सी मेक 30% एंड 20% ऑफ डीएनए, 30% एंड 20%, ए बता रहा है वो 30%, ठीक है, और सी बता रहा है बेटा जी वो 20%। सो what will be the percentage composition of T and G? T और G की कंपोजिशन उन्होंने पूछा है बेटा। अब देखिए, A जो है हमेशा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है बेटा, और A हमेशा T के साथ डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ जाता है, ठीक है ना। A हमेशा, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ती है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू द चारगाफ रूल्स, A इज ऑलवेज इक्वल टू T इन केस ऑफ डीएनए ओनली। डीएनए के केस में A हमेशा T के इक्वल होगा, ऐसे ही C हमेशा G के इक्वल होगा, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये C जो है G के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो यानी C का अमाउंट इक्वल है G के अमाउंट के, और A का अमाउंट इक्वल है T के अमाउंट के। सो जितना A होगा बेटा उतना ही T होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, T भी होगा 30%, और जितना C है उतना G होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, G हो गया 20%। अब देखिए हमारे ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन हमें बिल्कुल सही आंसर बता रहा है। सो T 20% नहीं, T20 नहीं, T30, यस T30 हमें दिखाई दे रहा है, T30 यहां भी दिखाई दे रहा है, और G 20%, G 20% यहां है, यहां नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम यहाँ चारगाफ रूल वाले जो फॉर्मूलाज हैं जो उन्होंने दिए थे, चारगाफ ने अपना जो रूल बताया था, A इक्वल टू टी, T इक्वल टू A, या फिर C इक्वल टू G, G इक्वल टू C, आप कुछ भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो आसानी से इस तरह के सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इफ द लेंथ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ बता दी 1.1 मीटर। सो व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर, है ना, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर क्या होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट बेस पेयर, है ना, कितने बेस पेयर होंगे उस लेंथ के डीएनए में, कितने बेस पेयर होंगे। बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है बेटा, जो हमारा जीनोम है,
है ना। हमारा जीनोम जो है, अगर हम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो उसकी लेंथ 1.1 मीटर आती है। और हमने पढ़ा है बेटा, एनसीईआरटी बताती है कि वो कितना है बेटा, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, है ना। एनसीईआरटी बताती है कि भाई हमारा जो ह्यूमन जीनोम है उसकी लेंथ कितनी है, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ठीक है, 10⁹ बेस पेयर। सो बेटा अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो कि भाई कैसे हमको पता चला कि 3.3 इंटू 10⁹ हमारा आंसर आया, तो उसके लिए आप सिंपली थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या करेंगे, देखिए 1.1 मीटर इज इक्वल टू, हमने इस वैल्यू को मान लिया x, है ना, x। और दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करके देखिए, तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, हम x को एक तरफ ले लेते हैं, x हमने इधर लिया, इज इक्वल टू, हम क्या काम करेंगे, 1.1 अपॉन 3.4 ये मीटर है, इंटू 10⁻, हम क्या कर सकते हैं बेटा, 10⁻, हम इसकी 10 कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम है ना, 10⁻10 कर सकते हैं। हमने इक्वल कर लिया, पहली बात तो मीटर में इक्वल कर लिया। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, है ना, अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻9, है ना, 3.3 इंटू 10⁻9, ठीक है ना, 3.3 इंटू 10⁻9, ठीक। चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ चलते हैं अब हम। यहां देखिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा, करेक्ट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हमारा क्या बन रहा है बेटा, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, कौन सा ऑप्शन में दिया है, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। सो बी इज द करेक्ट आंसर, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल के पास। हाँ जी, देखिए फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है। सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। करेक्ट सेट बताना है हमें स्टेटमेंट का कि कौन कौन से करेक्ट हैं, हमको पता रहना चाहिए कि सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो करेक्ट वाले पार्ट को हम मार्क करके रखेंगे, ठीक है। करेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट ही हमको बताना है। स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है, यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। यस बेटा, यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड रहता है ताकि आसानी से बेटा उस वाले पार्ट से ट्रांसक्रिप्शन कराया जा सके। सही है, सत्य वचन है। बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। नहीं बेटा, हेट्रोक्रोमेटिन बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड पार्ट है हमारे क्रोमोसोम का, हमारे क्रोमेटिन का सबसे ज्यादा टाइटली पार्ट जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन है और वो इनएक्टिव रहता है। सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखिए हिस्टोन ऑक्टामर इज wrapped by negatively charged DNA in nucleosome। यस, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है बेटा उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर, है ना, ऑक्टामर है। जिस ऑक्टामर क्या होता है बेटा, बेसिक प्रोटीन का बना हुआ है, उसके पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है रैप हो जाता है। हमारा स्टेटमेंट नंबर सी करेक्ट है। डी क्या बोल रहा है बेटा, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। यस बेटा, ये बेसिक प्रोटीन्स हैं, बेसिक, है ना, बेसिक प्रोटीन से लाइसिन एंड आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं हमारी, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हिस्टोन के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ई स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। नहीं बेटा, 200 बेस पेयर्स होता है, 400 नहीं, तो इसी वजह से हमारा ई भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स हो गया ए, सी एंड डी। सो ए, सी एंड डी यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को बेटा हमको आसानी अच्छे से समझना होता है, अच्छे से समझेंगे तो आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। अगला सवाल आ गया, अगला सवाल देखिए और भी आसान है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना चारगाफ रूल अप्लाई करके आंसर मार्क करना है, तो अगला सवाल भी देखिए कितना आसान हो जाएगा। क्या बोल रही है, इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन इन इट। ठीक है, एडेनिन कितना बना रहा है बेटा, एडेनिन कितना परसेंट बना रहा है, ए इज इक्वल टू 30%, 30% बना रहा है डीएनए का एडेनिन, तो थायमीन कितना हो जाएगा, थायमीन भी इक्वल ही रहेगा, 30% हो जाएगा। अब बेटा देखिए हमको पता है कि A प्लस जी प्लस टी प्लस सी क्या होता है, 100% मान लेते हैं, हम 100 मान लेते हैं। सो A और T कितना आ गया, 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 और प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 100, ऐसा भी तो बोल सकते हैं हम।
सो G प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, G प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 60। तो हमारा आंसर आया 40 यहां तक अभी। अब हमको पता है G इज ऑलवेज इक्वल टू C, तो हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे। सो G के लिए हम क्या करेंगे 40 अपॉन 2, तो आंसर आ गया 20। अब G 20 है तो C इज इक्वल टू 20 एज वेल, है ना। G भी 20, C भी 20, और हमारे पास जो है T का कंसेंट्रेशन T कितना हो जाएगा, वो भी 30% रहेगा। तो अब देखते हैं, करेक्ट आंसर अपना मार्क करते हैं हम यहां पर। इन्होंने A30 दिया था, उसके बाद हमको बाकी सबके बारे में बताना है। T कितना आ रहा है, T30, T30 हमको यहां दिख रहा है, बाकी सब में T20 है, तो हम तीनों को हटा देते हैं। अब लेकिन अपने B वाले आंसर को हम फिर से वेरीफाई करेंगे आगे फर्दर। तो G इज इक्वल टू 20, यस G 20 है, C 20 है, परफेक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है बेसिकली दैट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या इन्वॉल्व कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं उस डीएनए सीक्वेंस में। उन स्पेसिफिक रीजन्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, उन स्पेसिफिक रीजन्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा, वो स्पेसिफिक रीजन्स क्या है, रिपीटेटिव डीएनए है, वो रिपीटेटिव डीएनए है। तो रिपीटेटिव डीएनए एनसीईआरटी हमको बता रही है कि वो रिपीटेटिव डीएनए है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं। तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस क्या है बेटा, रिपीटेटिव डीएनए। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहां पर देखिए स्टेटमेंट दे रखे हैं ऑप्शंस में, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ऑप्शन में, है ना। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग, बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। इसमें सारे करेक्ट होंगे, बस एक रॉन्ग है, उस रॉन्ग को आइडेंटिफाई करना है। सो देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द पीएच ऑफ हिस्टोन्स इज स्लाइटली एसिडिक। बेटा यही इसने शुरुआत में गलती बता दी, एसिडिक नहीं होता, बेसिक अमाइनो एसिड से बना हुआ रहता है। हिस्टोन रिच है ना बेसिक अमाइनो एसिड्स में, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था आपको। सो द पीएच ऑफ हिस्टोन्स इज स्लाइटली एसिडिक, यही हमारा रॉन्ग आंसर है। हमको पता चल गया कि भाई रॉन्ग स्टेटमेंट है तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। बाकी स्टेटमेंट्स को भी हम देख लेते हैं। हिस्टोन्स आर रिच इन अमाइनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन, यस अभी बताया था, ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, इनमें रिच है तभी वो स्लाइटली बेसिक होता है, बेसिक होता है बेटा, है ना। हिस्टोन कैसा है, बेसिक प्रोटीन है। हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, ठीक है सही बोल रहा है, तभी तो हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए उसके चारों तरफ जो है रैप हो जाता है। डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, यस यस ऑक्टामर होता है बेटा, न्यूक्लियोसोम मॉडल में ऑक्टामर होता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन एक साथ जुड़कर ऑक्टामर बनाते हैं जिसके चारों तरफ डीएनए रैप करता है। तो ये तीनों तो हमारे सही आंसर हो गए, सही स्टेटमेंट्स हो गए। तो हमको रॉन्ग आइडेंटिफाई करना था, तो रॉन्ग हमको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोग्मा, बेटा सेंट्रल डोग्मा आप लोगों ने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया था। तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को यहां इन्होंने ए से लेबल किया है, और डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा हम, रेप्लिकेशन। सो बेटा ए का मतलब क्या हो गया, रेप्लिकेशन, है ना, ए का मतलब हो गया रेप्लिकेशन, ए है रेप्लिकेशन। बी डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, तो बेटा डीएनए से आरएनए के बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं हम, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, बी है ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, डी है क्या, प्रोटीन, और प्रोटीन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, सो हमको पता चल गया ए है रेप्लिकेशन, बी है ट्रांसक्रिप्शन, सी है ट्रांसलेशन, डी है प्रोटीन। अब आइडेंटिफाई करते हैं ए रेप्लिकेशन कहां दे रखा है, ए रेप्लिकेशन यहां दे रखा है और यहां दे रखा है। ठीक है, हमको पता चला कि बी और डी में से कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक ऑप्शन हो सकता है करेक्ट आंसर। बी दे रखा है यहां ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन यहां भी है, यहां भी है, यानी कंपटीशन चल रहा है अभी भी। देखिए आगे देखिए, सी दे रखा है ट्रांसलेशन, तो यहां ट्रांसलेशन यहां भी है बट यहां नहीं है, ट्रांसडक्शन दे दिया। बाकी डी प्रोटीन, प्रोटीन यहां भी दे रखा है। तो बेटा हमें कंफर्म हो गया कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन, elongation
एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर एक अकेला एंजाइम है, वन मैन आर्मी आप बोल सकते हैं उसको। एक अकेला एंजाइम है ना, एक अकेला एंजाइम है जो प्रोसेस को इनिशिएट कराता है, इलोंगेट कराता है और प्रोसेस को टर्मिनेट कराता है। एक अकेला आरएनए पॉलीमरेज है, एक अकेला आरएनए पॉलीमरेज है, और वो किसके ऊपर काम करके सिंथेसाइज कर रहा है आरएनए का? डीएनए के ऊपर। तो हम उसको बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बस इसको कुछ कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज ये एंजाइम अकेले सारा प्रोसेस कर लेता है। वन मैन आर्मी है ये, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो तीनों के तीनों काम कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। What is the role of RNA polymerase 3? देखिए फिर से RNA polymerase 3 आ गया। आपने ऑब्जर्व किया सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस पर मिल रहे हैं? हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट पर मिल रहे हैं और RNA polymerase 3 पर मिल रहे हैं। कई कई बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, है ना। सो व्हाट इज द रोल ऑफ RNA polymerase 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? बेटा RNA polymerase 3 के बारे में आपको कई बार बता दिया जा चुका है। RNA polymerase 3 क्या काम करता है? ये tRNA बनाता है, 5S RNA बनाता है और SNRNA बनाता है। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। ये रहा, देखिए स्टेटमेंट्स है कितने सारे। स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड कीजिए और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेटा। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, हाईलाइट किया गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो बेटा सारे के सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड कीजिए और करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? देखिए, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। सही बात है, सत्य वचन बताया इसने बिल्कुल। रो फैक्टर के साथ बाइंड होकर वो टर्मिनेट करा देता है प्रोसेस, ठीक है ना। सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड होकर प्रोसेस इनिशिएट करा देता है। रो फैक्टर इसी वजह से टर्मिनेशन फैक्टर भी कहलाता है ना। सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। देखते हैं आगे के स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं, हम ये भी देखेंगे। द कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू एन एमआरएनए। नहीं भाई, कॉपी किसको किया जाता है? कॉपी किया जाता है टेम्पलेट को। सी क्या बोल रहा है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। नहीं बेटा, स्प्लिट जीन्स प्रोकैरियोट्स में नहीं, यूकैरियोट्स में होते हैं, है ना। एक्सॉन इंट्रॉन्स जो है। डी क्या बोल रहा है? इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3' एंड ऑफ HNRNA। नहीं बेटा, 5' एंड पर कैप लगाई जाती है, 3' एंड पर क्या होता है बेटा? पॉली ए टेल बनाई जाती है। तो ये तीनों हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अब हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट से बेटा, और हमको क्या बताना है? करेक्ट आंसर, करेक्ट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। सो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? द कोडोन AUG कोड्स फॉर मैथ्यूनिन एंड फिनाइलएलेनिन। क्या ये सही है? नहीं बेटा, आपको बताया था ना, अनएम्बिगुअस है, जेनेटिक कोड्स आर अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। AUG कोड्स फॉर मैथ्यूनिन ओनली, है ना। मैथ्यूनिन के लिए कोड करेगा, फिनाइलएलेनिन नहीं बनाएगा। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? AAA एंड AAG बोथ कोडोन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड लाइसिन। यस बेटा, ये दोनों के दोनों कोडोन जो हैं, ये दोनों के दोनों कोडोन लाइसिन के लिए कोड करते हैं। हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो बेटा स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 जो है ट्रू हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, नहीं गलत है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, नहीं गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। यस, ये सही है बेटा, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहां दोनों को ट्रू बोल रहा है तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज बेटा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बेटा हमें कितने तरह के RNA चाहिए? 3 तरह के RNA चाहिए, mRNA, tRNA और हमको सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट है? राइबोसोमल RNA, rRNA। सो tRNA चाहिए, rRNA चाहिए, mRNA चाहिए, siRNA हमको नहीं चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, siRNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है बेटा।
डीएनए हेलिक्स ओपन कौन कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन के वक्त? एक अकेला एंजाइम, आपको बताया था ना, एक अकेला एंजाइम, वन मैन आर्मी, वो ही सारे काम कर रहा है। तो कौन होगा बेटा? डीएनए हेलिकेज तो नहीं, वो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज भी रेप्लिकेशन में काम कर रहा है। आरएनए पॉलीमरेज है ना, आरएनए पॉलीमरेज आपको बताया था, आरएनए पॉलीमरेज वन मैन आर्मी है बेटा, सारे काम वो खुद कर ले रहा है। तो दोनों हेलिक्स की ओपनिंग भी कौन करा रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमको ये बताना है। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू वन हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत है बेटा। एडेनिन जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर थाइमिन के साथ पेयर करता है। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नहीं ये भी गलत है बेटा, टू होते हैं है ना, दो होते हैं। एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन, ये तो बिल्कुल गलत बोल दिया बेटा, एडेनिन थाइमिन के साथ ही तो पेयरिंग करता है। डी क्या कह रहा है देखिए, हमको पता है तीन गलत हो गए तो डी सही होगा, लेकिन फिर भी हम रीड करेंगे स्टेटमेंट। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यस ये इसने बिल्कुल सही बात बोली है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। हमको जो है क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको बहुत ध्यान से संभल कर बिल्कुल समझ के समझने होते हैं ना, समझ कर समझेंगे तो सही आंसर हम बता पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए ये रहा अगला सवाल आपकी डिस्प्ले पर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर का मतलब क्या है बेटा? 3.4 एंगस्ट्रॉम, एक ही बात है। एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ typical mammalian cell is 6.6 into 10⁻⁹ base pair, then the length of the DNA is approximately, कितनी लेंथ हो जाएगी बेटा? आपको बताया था कि 3.3 इंटू 10⁻⁹ किसके बराबर था? 1.1 मीटर के बराबर था, ठीक है, 1.1 मीटर के बराबर था। अगर आप इसको पूरे को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ क्या हो जाएगा? 2.2 मीटर। तभी तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि हमारी हर एक सेल के अंदर अप्रॉक्स 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए है ना, हर एक सेल के अंदर 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ 2.2 मीटर्स यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में। 2.2 मीटर कहां दिया है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द हाइड्रोक्सिल ऑफ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए की बात कर रहा है। नाइट्रोजनस बेस कहां लिंक्ड होता है बेटा? नाइट्रोजनस बेस जो लिंक होता है, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं न्यूक्लियोटाइड का, ये कार्बन है ना, कौन सा कार्बन है हमारा? यहाँ पर फर्स्ट प्राइम कार्बन है, यहाँ सेकंड प्राइम कार्बन, ये थर्ड प्राइम, यहाँ फोर्थ प्राइम, यहाँ पर फिफ्थ प्राइम होता है जिस पर फॉस्फेट जुड़ा रहता है, जिस पर फॉस्फेट जुड़ा रहता है। और जो वन प्राइम कार्बन है वहां पर हमारा नाइट्रोजनस बेस आकर जुड़ता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का। तो हमारा जो वन प्राइम कार्बन है वहां नाइट्रोजनस बेस आकर जुड़ा है। तो इन्होंने क्या पूछा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है डीएनए की, उसमें नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड होता है कौन से वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ? जो वन प्राइम कार्बन पर है। सो वन प्राइम पेंटोज शुगर, जो पेंटोज शुगर मैंने बीच में बनाई है, शुगर का जो वन प्राइम कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ नाइट्रोजनस बेस आकर जुड़ता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वन प्राइम पेंटोज शुगर, कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए क्या कह रहा है, समझिए। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। E. coli has only 4.6 into 10⁻⁶ base pair and completes the process of replication within 18 minutes, ठीक है, 18 मिनट्स में पूरा रेप्लिकेशन कर ले रहा है। Then the average rate of polymerization is approximately, NCERT की लाइन है बेटा, 2000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड से पॉलीमराइज कर रहा है। ये 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड की स्पीड से पॉलीमराइज कर रहा है। सेम स्टेटमेंट, बिल्कुल यही स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें आगे दे रखा है कि सो द एवरेज स्पीड फॉर द पॉलीमराइजेशन इज 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसी वजह से हम बोलते हैं कि बेटा एनसीईआरटी तो आपको लाइन बाय लाइन रटनी है,
आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा, 2 बार पढ़ोगे और ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैं हमेशा अपनी क्लास में यही बोलता हूं कि आप एनसीईआरटी को ही 10 बार पढ़ लो। एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। 10 अलग अलग जगह के नोट्स पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट एक जगह के एक ही नोट्स को आप 10 बार पढ़ोगे तो वो नोट्स याद हो जाएंगे। ऐसे ही बोलता हूं कि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, इधर उधर की किताबें ना पढ़ो, एनसीईआरटी को फॉलो करो। नीट के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करो, है ना, बायो के लिए खासकर आप नीट के लिए एनसीईआरटी को रीड करो, और एक ही एनसीईआरटी को 10 बार रीड करोगे आपको एनसीईआरटी याद हो जाएगी। और जो स्टेटमेंट्स आपको समझ में नहीं आते उसके लिए हम अवेलेबल हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। द टर्म न्यूक्लिन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वॉज यूज्ड बाय, बेटा न्यूक्लिन वर्ड बताया था सबसे पहले मिशर ने, है ना, फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले हमको बताया था, एक टर्म दिया था कि भाई न्यूक्लिन है कोई, है ना, जेनेटिक मटेरियल जो है उसके लिए न्यूक्लिन वर्ड यूज किया था उन्होंने। न्यूक्लियस में देखा गया ना, तो न्यूक्लियस में देखा गया तो उसको न्यूक्लिन बोल दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, देखो बेटा फर्स्ट फेज की बात कर रहा है। अगर ट्रांसलेशन शुरू करना है, ट्रांसलेशन अगर शुरू करना है तो पहली फेज शुरू होगी। पहली फेज के अंदर सबसे पहले हमको क्या काम करना है बेटा, टीआरएनए को एक्टिवेट करना होगा। टीआरएनए एक्टिवेट होगा, उसके पास अमाइनो एसिड अगर होगी तभी तो जाकर वो प्रोसेस को स्टार्ट कर पाएगा। तो पहली फेज में हम एक्टिवेट कर रहे हैं टीआरएनए को, और उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, पहले टीआरएनए के साथ हमको अमाइनो एसिड जोड़नी है, एक्टिवेशन करना है, तब जाकर तो हमारा ट्रांसलेशन बिगिन होगा। तो सबसे पहली फेज है एक्टिवेशन वाली, जिसमें हम अमाइनो असाइलेशन कर रहे हैं बेटा टीआरएनए का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बेटा अगर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस की बात करें हम, है ना, ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बात करें, मैपिंग की बात करें, तो उसमें हमको किस चीज की किस चीज से हमको सबसे ज्यादा फायदा होगा कि हम अच्छे से फिंगर प्रिंटिंग कर पाए। आपको पता है कि बेटा पॉलीमॉर्फिज्म है, हर डीएनए के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, एचएनआरएनए पॉलीमॉर्फिज्म, आरएनए सीक्वेंस। बेटा हम पॉलीमॉर्फिज्म पूरे डीएनए सीक्वेंस की बात करेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमॉर्फिज्म की नहीं। हम पूरे डीएनए सीक्वेंस में जो पॉलीमॉर्फिज्म देखने के लिए मिला है, हम उसके बेसिस पर मैपिंग करते हैं, उसके बेसिस पर हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म हमको डीएनए सीक्वेंस में देखना है, डीएनए सीक्वेंस में देखना है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर, बेटा दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, है ना, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। अब प्यूरिन्स क्या होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं, है ना, और थाइमिन और साइटोसिन क्या होते हैं बेटा, हमारे पायरिमिडिन्स होते हैं। अब इन्होंने प्यूरिन्स के बारे में पूछा है, और आरएनए के बारे में और डीएनए के बारे में दोनों में पूछा है। पायरिमिडिन्स में चेंज होता है टी और यू वाला, हमको तो सिर्फ प्यूरिन्स ही पूछा है ना, तो प्यूरिन्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो हम पायरिमिडिन को याद ही नहीं रखेंगे, पायरिमिडिन्स को हम याद ही नहीं रखेंगे। तो प्यूरिन्स कौन है, एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन एडेनिन ग्वानिन, यस एडेनिन ग्वानिन हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर इज हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डीएनए और आरएनए में प्यूरिन्स में कोई भी बदलाव नहीं होता, सिर्फ पायरिमिडिन्स में डीएनए के पास पाया जाता है थाइमिन, आरएनए के पास पाया जाता है थाइमिन की जगह पर यूरेसिल। ठीक है, चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सीक्वेंस वाला है, इसको अच्छे से समझ के करना है, सीक्वेंस वाला है, इसको अच्छे से समझ के करना है। क्या बोल रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो ये देखना है हमको, ये बोलना क्या चाह रहे हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस will there be no change in reading frame of the following mRNA। रीडिंग फ्रेम में चेंज नहीं आना चाहिए इन सारी कंडीशंस में जो भी दे रखे हैं। देखो ऑप्शंस में ये कंडीशंस दे रखी हैं बहुत सारी, किस कंडीशन में हमारा रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। इंसर्शन, ऑप्शंस देखते हैं, इंसर्शन ऑफ जी एट 5th पोजीशन। बेटा देखिए रीडिंग, ये आप म्यूटेशन से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं, है ना, म्यूटेशन से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं, आप क्वेश्चन में समझ सकते हो, क्योंकि यहां पर एक जी इंसर्ट करा दिया 5th पोजीशन पर, इंसर्शन हो गया पॉइंट म्यूटेशन, डिलीशन जी, हाँ डिलीशन कर रहे हो जी का 5th पोजीशन पर, डिलीशन हो गया, ये भी एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन है। ठीक है ना, अब यहां इन्होंने 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड कराया 4th और 5th पोजीशन पर, ये भी एक तरह का म्यूटेशन हो जाएगा। अब डिलीशन ऑफ जी जी यू फ्रॉम 7th and 8th and 9th पोजीशन,
ठीक है, अब मुझको तो समझ में आ रहा है सही आंसर क्या है। अब आप लोगों को यह समझना है कि अगर हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज करते हैं, डिलीट करते हैं या इंसर्ट करते हैं, तो उससे पूरा का पूरा आगे का रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। जैसे अगर ये बोल रहे हैं फिफ्थ पोजीशन पर जो जी है 1 2 3 4 5, ये इस वाले जी है ना, क्या करें, इंसर्शन ऑफ जी एट द फिफ्थ पोजीशन। यहां पर इन्होंने एक और जी अगर ऐड कर दिया, आपको पता है जेनेटिक कोड्स कैसे होते हैं बेटा, ट्रिपलेट होते हैं, तो ट्रिपल ए सी आएगा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा ए जी जी, फिर उसके आगे की सीक्वेंस ये बन जाएगी, आगे की सीक्वेंस ये बन जाएगी, है ना। तो आगे का फ्रेम पूरा चेंज हो गया। अगर यहां डिलीट कर रहे हैं जी को, तो अगर हमने डिलीट कर दिया तो क्या होगा बेटा, ए फिर जी, अगर हमने इसको डिलीट कर दिया तो अगला कोड ये बन जाएगा, तो आगे का सीक्वेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होने देना है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब नहीं होगा, जब यहां पर तीन बेसिस एक साथ डिलीट होंगे या एक साथ इंसर्ट होंगे, तीन बेसिस, 3 6 9, है ना, मतलब 3 या मल्टीपल्स ऑफ 3 में अगर ये बेसिस डिलीट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आगे वाली सीक्वेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, पूरा का पूरा फ्रेम जो है वैसा ही रहेगा, कहीं भी कोई चीज शिफ्ट नहीं करेगी। तो बेटा हमको क्या करना है, ऑप्शन डी सेलेक्ट करना है, डिलीशन ऑफ जी जी यू, तीन बेसिस की बात कर रहे हैं, फ्रॉम 7th 8th एंड 9th पोजीशन, है ना। 6 तक सही है नॉर्मल, ये तीन 6 तक सही है। अब 7th 8th और 9th, इनको अगर मैं डिलीट भी कर दूं तो आगे का कोड बिल्कुल सेम वही रहेगा, आगे की सीक्वेंस, आगे के में कोई बदलाव नहीं आने, आगे का फ्रेम डिट्टो सेम रहेगा, वहां कोई चेंजेस नहीं आने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। आरडीटी के थ्रू हम बैक्टीरिया के सेल के अंदर ह्यूमन इंसुलिन बना पा रहे हैं, ऐसा कौन सा फीचर है जेनेटिक कोड का। देखिए बेटा, जेनेटिक कोड्स नियरली यूनिवर्सल है ना, नियरली यूनिवर्सल है। अगर एयूजी मैथ्यूनिन बना रहा है तो मैथ्यूनिन ही बनाएगा, ठीक है ना। तो जेनेटिक कोड्स बेटा यूनिवर्सल हैं, नियरली यूनिवर्सल हैं। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी जेनेटिक कोड को ऑब्जर्व करेंगे, अगर वो जेनेटिक कोड, वो सीक्वेंस, अगर वो ट्रिपलेट कोड जो है वो अगर फिनाइल एलेनिन बना रहा है तो फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा, कोई दूसरा अमाइनो एसिड सिंथेसाइज नहीं करवाएगा वो, ठीक है ना। तो नियरली यूनिवर्सल है जेनेटिक कोड, और यही फीचर बेटा अलाउ करता है कि हम जो है आरडीटी के थ्रू बैक्टीरियल सेल के अंदर ह्यूमन इंसुलिन बना पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने वो वाली कोड्स को बैक्टीरिया के डीएनए में इंसर्ट करा दिया है, और बैक्टीरिया जब खुद को रेप्लिकेट करेगा, खुद के डीएनए को ट्रांसक्राइब करेगा, प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा, तो बेटा ह्यूमन इंसुलिन भी बनने लगेगी, ठीक है ना। सो जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, इसी वजह से हम बैक्टीरियल सेल के अंदर भी इंसुलिन बना पाते हैं आरडीटी के थ्रू। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, है ना। ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन और आया था, उसमें भी बताया था कि ईएसटीज आखिर किस चीज को रेफर कर रहे हैं। ईएसटीज बेटा वो सीक्वेंसेस हैं जो कि आरएनए बना रही हैं, है ना, आरएनए बना रही हैं। सो जीन्स एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, ये सही बात है। पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन नहीं बेटा, आरएनए जो बना रही है उसी सीक्वेंस को बोल रहे हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, नोवल डीएनए सीक्वेंसेस नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आ गए हम लोग बेटा। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन, बेटा बैक्टीरिया के अंदर किया था ये वाला एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट किया गया था सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर किया गया था, और किसने किया था, मिजल्सन एंड स्टॉल ने, है ना, ई कोलाई को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सीक्वेंस दी है, इज अ सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन एंड व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। देखिए फिर से ऐसा सवाल आ गया, पहले भी ऐसा ही सवाल हमने सॉल्व किया था, कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दे दी है, वहां एमआरएनए की सीक्वेंस दी थी और कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में पूछा था। अब यहां कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दे दी है, देखो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दी गई है, और अब इन्होंने क्या पूछा है कि भाई जो सीक्वेंस अब ट्रांसक्राइब होगी एमआरएनए में उसकी सीक्वेंस क्या होगी। अब यहां इन्होंने 5 प्राइम 3 प्राइम कुछ नहीं दे रखा, 5 प्राइम 3 प्राइम कुछ नहीं दे रखा, तो अब हमको सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करनी है, सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करनी है, हमको सिर्फ टी की जगह पर यू देखना है, सिर्फ टी की जगह पर यू, बाकी सीक्वेंस सेम होनी चाहिए, बाकी सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। सो ए
ए की जगह ए आना चाहिए, ठीक है, दो में है, जी है तो यहां भी जी है, यहां सी आ गया, यही गलत हो गया, हमको पता चल गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी हम आगे भी कंफर्म करेंगे सीक्वेंस। जी है, टी ए टी, यहां यू ए यू आना चाहिए क्योंकि टी की जगह यू होगा। उसके बाद सी जी सी, ए टी है तो टी की जगह यू होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमको पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताना है बेटा। एलेक्स जेफरी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? नहीं बेटा, इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ठीक है, ये गलत हो गया। हर्शेनचेज टीएमवी, नहीं बेटा, टीएमवी को यूज नहीं किया था उन्होंने, बैक्टीरियोफाज यूज किया था। मिजल्सन एंड इंस्टॉल, पाइसम सटाइवम, नहीं बेटा, पाइसम सटाइवम के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है। बाकी मिजल्सन एंड इंस्टॉल ने क्या काम किया था? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन बताया था। बाकी जैकब एंड मोनार्ड, इन्होंने क्या किया था? ले कॉपेरॉन के बारे में बताया था। यस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट मैच। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट मैच, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ऑपेरॉन एक्सेप्ट। ऑपेरॉन में क्या क्या होता है बेटा? एक ऑपरेटर होता है ना, है ना, प्रमोटर होता है, और उसके अलावा क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चरल जीन होता है ना, लेकिन कोई एनहेंसर तो कुछ नहीं होता। एनहेंसर नाम से तो कुछ नहीं होता कि एनहेंस करा दिया। सो बेटा एनहेंसर हमारा ऑपेरॉन का पार्ट नहीं है ना, एनहेंसर हमारा ऑपरेटर का, इसका ऑपेरॉन का पार्ट नहीं है। ऑपरेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, प्रोमोटर होता है ना, बट एनहेंसर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर पॉजिटिवली चार्ज, नहीं। नेगेटिवली चार्ज, यस। न्यूट्रल, नहीं, नेगेटिवली चार्ज होता है। इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, नेवर, गलत आंसर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डीएनए फिंगर फ्रेगमेंट्स जो है बेटा हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे आसान सवाल भी आते हैं, ऐसे आसान सवाल भी आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार बिल्कुल टफ स्टेटमेंट वाले, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं, ऐसे भी सवाल आते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये रहा बेटा अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। देखो कितनी बार आ गया है हेर्शे चेज वाला, हर्शे चेज वाला एक्सपेरिमेंट कितनी बार आ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखो इन एक्सपेरिमेंट्स में सबसे ज्यादा बार हर्शे चेज के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो इन्होंने ही प्रूव किया था कि जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा क्या है बेटा? डीएनए है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था इन्होंने। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्प्लाइसियोसोम आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ। बेटा स्प्लाइसियोसोम बनते हैं यूकैरियोट्स के अंदर फॉर द स्प्लाइसिंग, है ना, स्प्लाइसिंग जब हो रही है तब बनते हैं स्प्लाइसियोसोम, है ना, जब स्प्लाइसिंग हो रही है तब बनते हैं स्प्लाइसियोसोम। तो अब हमको यूकैरियोट्स को हटा देंगे, अब जो प्रोकैरियोट होगा वो इसका आंसर होगा। प्लांट्स में होता है, फंजाई में होता है, एनिमल्स में होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है। यहां स्प्लाइसियोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता, नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लीजिए अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए, मोस्ट अबंडेंट आरएनए कौन सा है बेटा? स्ट्रक्चरल आरएनए, आरएनए सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। राइबोसोम होते हैं ना, कितने सारे राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स सब आरएनए के बने हुए हैं, सब आरएनए के बने हुए हैं। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो आरएनए सेल के अंदर पाया जाता है वो होता है बेटा आरएनए, ठीक है, वो होता है आरएनए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ देयर आर 999 बेसिस इन एन आरएनए, ठीक है, क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझो अच्छे से। कितने बेसिस हैं एक आरएनए के अंदर? 999 बेसिस हैं, 999 बेसिस दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन विद 333 अमाइनो एसिड। यस, हमको पता है जेनेटिक कोड ट्रिपलेट्स होते हैं। 999 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 333 आएगा, 333 आएगा, है ना। एंड द बेसिस, अब देखिए इन्होंने क्या एक कंडीशन लगा रहे हैं, एंड द बेस एट द पोजीशन 901 इज डिलीटेड। अगर 901 वाले बेस को ये डिलीट कर देंगे, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा? लेंथ कम हो गई आरएनए की, जो आरएनए की लेंथ है वो 998 बेसिस की हो गई। पॉइंट म्यूटेशन क्या? डिलीशन कर दिया। 901 वाला जो वहां पर एक कोड था, है ना, वहां पर जो अमाइनो एसिड था वो डिलीट कर दिया, है ना, जो सीक्वेंस थी, बेस एट द पोजीशन, जो बेस था वो बेस डिलीट कर दिया। सो हाउ मेनी कोडोन्स विल बी अल्टर्ड? कितने कोडोन्स अल्टर हो जाएंगे बेटा आगे के? कितने कोडोन्स जो बेटा आगे के अल्टर हो जाएंगे? है ना,
एक बार फिर से समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो, इफ देयर आर 999 बेसिस इन एन आरएनए दैट कोड फॉर अ प्रोटीन विद 333 अमाइनो एसिड्स, 333 अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, है ना, एंड द बेस एट द पोजीशन 901 इज डिलीटेड, 901 वाला बेस अगर डिलीट कर दिया गया है तो लेंथ डीएनए आरएनए की हो गई 998 बेसिस की। सो कितने कोडोन्स अल्टर्ड हुए बेटा? कोडोन क्या होते हैं, कोडोन कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, 3 बेसिस का एक कोडोन बनता है ना, 3 बेसिस का एक कोडोन बनता है। तो इन्होंने 901 वाले को अगर हटा दिया तो 902 से लेकर 999 तक सब अल्टर हो जाएंगे, सब कोडोन अल्टर हो जाएंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। तो टोटल कितने होंगे बेटा? कितने कितने आज कितने हमारे, अगर 902 से 999 तक अगर आप काउंट करो तो टोटल कितने अल्टरेशन हो जाएगा? 33 का अल्टरेशन हो जाएगा, है ना, 33 कोडोन्स हमारे अल्टर हो जाएंगे क्योंकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा, आगे सारे के सारे अल्टर हो जाएंगे, है ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 900 तक हमारे 300 अमाइनो एसिड बिल्कुल सही बन गए, 900 तक कोई बदलाव नहीं है। हमारे कितने अमाइनो एसिड्स बन गए? 300 बन गए, आगे के कितने बचे? 33 बचे। तो 33 के लिए जो 33 कोडोन्स हैं वो अल्टर हो जाएंगे, इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या बनते हैं बेटा? क्या क्या कर रहे हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट? जो हमारा लेगिंग स्ट्रैंड है, जो हमारा लेगिंग स्ट्रैंड है उस पर बार बार नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, उसका जो कॉपी हो रही है उसकी जो कॉपी कर रहा है वो कौन कर रहा है? हमेशा ओकाजाकी फ्रेगमेंट कर रहा है। सो द लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, नहीं देखिए एक बार, ये देखिए एक बार इस वाले पार्ट को देखिए, मान लीजिए ये रेप्लिकेशन फोर्क है, ये रेप्लिकेशन फोर्क है, ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में चल रहा है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, ये लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन है। यहाँ हेलिकेज एंजाइम जो है बेटा इसको ओपन करता हुआ चल रहा है, हेलिकेज एंजाइम जो हमारे डीएनए डबल स्ट्रैंड्स हैं इनको ओपन करता हुआ चल रहा है, हेलिकेज एंजाइम जो हेलाइसिस हैं दोनों उनको सेपरेट करता हुआ चल रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस चल रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। सो लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, स्टेटमेंट सही है, बट ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के लिए नहीं है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट के लिए ये बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट मैंने आपको बताया वो लेगिंग स्ट्रैंड बना रहा है। ये स्टेटमेंट तो सही है बट करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? द लेगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। बेटा लेगिंग स्ट्रैंड तो है बट टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं है, रेप्लिकेशन फॉर्क से अलग बन रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट जा रहा है ना। तो लेगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क ये गलत है। तीसरा, फिर से लीडिंग स्ट्रैंड की बात कर दी तो नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमको लीडिंग की बात ही नहीं करनी है, हमें ओकाजाकी की बात कर रहे हैं तो हम लेगिंग की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे बेटा? लेगिंग स्ट्रैंड की बात करेंगे, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड की बात करेंगे। डी क्या कह रहा है? द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, ये सही है। देखो रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क के अगेंस्ट चल रहा है बेटा, देखो उसके अगेंस्ट चल रहा है, उल्टा चल रहा है ना, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। यहां रेप्लिकेशन फॉर्क बनता चला जा रहा है बट हमारे जो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है ये और ओपन होगा फिर एक और बनेगा, बट वो टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं है, उसके अपोजिट में जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। ये रहा अगला सवाल, ठीक है, ये रहा अगला सवाल। जल्दी से आंसर मार्क कीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है, समझ गए आप? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। कैटेलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए व्हिच इज कॉल्ड द, है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है एक स्ट्रैंड पर हो रही है और उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। बताया था आपको, पिछले कुछ क्वेश्चन आए थे उसमें बताया था वो कौन सा स्ट्रैंड होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ठीक है ना। तो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। इस सवाल में भी आप कंफ्यूज कर गए तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी, है ना, इस सवाल में भी गड़बड़ हो जाएगी अगर आंसर आपने गलत मार्क कर दिया। यस यस, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला आंसर, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टर कोडोन? AUG, है ना, इट कोड फॉर मैथियोनिन, ठीक है ना। और बाकी जो 3 कोडोन्स दे रखे हैं ये कौन है बेटा? ये स्टॉप कोडोन्स हैं, ये सारे स्टॉप कोडोन्स हैं, UAA, UAG, UGA, ये तीनों के तीनों स्टॉप कोडोन है, AUG स्टार्ट कोडोन है, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट।
कोई एक जेनेटिक मटेरियल है, वो फुलफिल कर रहा है उस ट्रेट के रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं, बट एक गलत है उसमें, है ना, एक गलत है उसमें, और जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है वो है क्या, बेसिकली डीएनए है। तो हमें डीएनए के बारे में बताना है कि डीएनए के लिए जो है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, बट डीएनए तो बेटा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द आरएनए। डीएनए ज्यादा स्टेबल है तभी तो उसको जेनेटिक मटेरियल बनाया गया। यही हमारा रॉन्ग है। रॉन्ग का मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट हमें आगे के और भी स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखना है। सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। यस, बहुत स्लो म्यूटेशन होता है डीएनए के अंदर, जिसकी वजह से इवोल्यूशन भी आराम से स्लोली होता रहता है। तो यस, ये सही बात बोल रहा है। सी क्या बोल रहा है, देखिए, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। यस बेटा, डीएनए बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्रेस हो रहा है मेंडेलियन कैरेक्टर्स की तरह, जैसे मेंडेलियन कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। डी क्या बोल रहा है, देखिए, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। यस, ये अपना रेप्लिका खुद बना लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही बात है डीएनए के लिए, बट इसको छोड़कर, है ना, एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़कर, इसको छोड़कर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये रहा बेटा हमारा अगला सवाल, ये रहा हमारा अगला सवाल। So, Taylor conducted the experiment to prove semi-conservative mode of chromosome replication on टेलर, है ना। सबसे पहले मिजल्सन एंड स्टॉल ने बता दिया ई कोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में अगर ऑब्जर्व किया तो किसने किया था, टेलर ने किया था। और टेलर ने कौन सा प्लांट यूज किया था, विसिया फेबा। तो विसिया फेबा ये रहा ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विसिया फेबा पर टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया और कंफर्म किया कि भाई हमारा जो जेनेटिक ये जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, रेप्लिकेट करता है, कैसे करता है, बाय द मोड ऑफ सेमी कंजर्वेटिव, है ना, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which of the following rRNA acts as structural RNA as well as ribozyme in bacteria? देखो बेटा rRNA क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चरल आरएनए है, क्योंकि वो क्या बना रहा है, एक राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, स्ट्रक्चर बना रहा है एक राइबोसोम का। अब राइबोजाइम की भी बात कर दी इन्होंने बेटा, राइबोजाइम की भी बात कर दी। अब हमारी एनसीईआरटी कहती है भाई बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोजाइम है वो कौन है, वो 23S rRNA है। 23S rRNA राइबोजाइम का भी काम करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए, ठीक है ना, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का बेटा पर्पस क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन क्या बना रहे हैं, वो कोड कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स के लिए जो आगे चलकर प्रोटीन बना रही हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या बनाते हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। एक स्ट्रक्चरल जीन है तो एक प्रोटीन बनाएगा, दो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं तो दो प्रोटीन बनेंगे, तीन स्ट्रक्चरल जीन्स है तो तीन प्रोटीन बनेंगे। जैसे आपने लैक ऑपेरॉन में देखा था, तीन स्ट्रक्चरल जीन्स थे ZYA, तो वो तीन अलग अलग प्रोटीन बना रहे हैं। तो बेसिकली अब प्रोटीन बनाने वाले स्ट्रक्चरल जीन के हम क्या, उस सीक्वेंस के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, वो क्या है बेटा, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन वो सीक्वेंस है जो किसी एक पॉलीपेप्टाइड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सीक्वेंस है हम उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं, और स्ट्रक्चरल जीन भी वही काम कर रहा है। सो द इक्विवेलेंट ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन इज सिस्ट्रॉन। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला सवाल। Which of the following is required as inducer for the expression of lac operon? देखो बेटा इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, हमको पता है लैक ऑपेरॉन कैसा इंड्यूसिबल है। अब इंड्यूसर का काम कौन कर रहा है बेटा, हमने प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी देखा था, जो लैक्टोज है, लैक्टोज ही इंड्यूसर का भी काम कर रहा है। अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, जहां प्रोसेस हो रहा है वहां अगर लैक्टोज है तो लैक्टोज बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन से, और रिप्रेसर प्रोटीन अब जाकर प्रमोटर पे बाइंड करने लायक नहीं बचेगी, तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इंड्यूस कौन कर रहा है, लैक्टोज। लैक्टोज अगर पाया जा रहा है तभी तो प्रोसेस चलेगा। सो इंड्यूसर कौन है बेटा, लैक्टोज इन लैक ऑपेरॉन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, ये रहा हमारा अगला सवाल। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड बात हो रही है, सबसे लार्जेस्ट वाला जो स्ट्रक्चर है उससे लेकर हमको स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। तो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, यहाँ क्या दिखा रखा है, जीनोम। यस बेटा, जीनोम सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है अगर हम कंपेयर करेंगे क्रोमोसोम से, न्यूक्लियोटाइड से, जीन से, बट ये जीन के बाद न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए था, ये इसी वजह से हमारा रॉन्ग हो गया। जीनोम यस, देन क्रोमोसोम यस, सारा जो क्रोमोसोम का हैप्लॉइड सेट है उसी को तो जीनोम बोला है, और क्रोमोसोम के एक पार्ट को, फंक्शनल पार्ट को हमने जीन बोला, और जीन बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये सही है।
बाकी और भी देख लेते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाद जीनोम, नहीं बेटा ये गलत हो गया, जीनोम फिर क्रोमोसोम, और ये भी उल्टा लिख दिया इन्होंने, जीन न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए था। क्रोमोसोम, जीन, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड, ये भी गलत है बेटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान सवाल है, बस हमको थोड़ा सा सोचना होता है, समझना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी होती है ना। जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आप सारे ऑप्शंस को देखो, सोचो समझो और सही आंसर मार्क करो। ठीक, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स भी भरते रहिए सारे बच्चे। लीजिए ये रहा अब अगला सवाल। देखो फिर से कैलकुलेशन वाला सवाल आ गया है, कैलकुलेशन वाला सवाल आ गया है। देखिए कितना आसान सवाल है, आप लोग कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। और जो जो बच्चे इसको ज़्यादा जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं वो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को यहाँ देखिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। जब तक हो सकता है मैं सॉल्व करके दिखाऊं, आप आंसर भी लिख चुके हो चैट बॉक्स में। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्टैंडर्ड है यस, 17% ऑफ द बेसिस वर शोन टू बी साइटोसिन। तो साइटोसिन बता दिया उसने 17%, एंड द परसेंटेज ऑफ द अदर 3 बेसिस एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन दिस डीएनए आर। अब देखो बाकी सबके बारे में पूछा उसने, सी बता दिया, अब वो किसके बारे में पूछ रहा है, जी के बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, और टी के बारे में भी पूछ रहा है। तो सी 17 है, तो बेटा हम अगर बात करें चारगाफ रूल की तो उसके अकॉर्डिंग जी भी कैसा होगा, जी भी 17 हो गया, तो सी प्लस जी इज इक्वल टू 34 हो गया, है ना। हमारे पास एक डेटा आ गया सी प्लस जी इज इक्वल टू 34। अब हमें चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग पता है कि ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 100 है। तो बेटा हम क्या बोलेंगे कि ए प्लस टी इज इक्वल टू 100 माइनस 34। जी प्लस सी कितना है, 34 है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो ए प्लस टी हमारे पास क्या आ गया बेटा, ए प्लस टी आ गया हमारे पास 66। अब a इज इक्वल टू 66 अपॉन 2 कर लीजिए, क्योंकि a इज इक्वल टू टी हमको पता है कि a t के इक्वल होता है। तो हम इसको इस कंटेंट को, इस डेटा को हाफ कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि a की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है। तो हमारे पास आया 33, और यही t की भी वैल्यू होगी, है ना। तो आंसर क्या होगा बेटा, g का आंसर क्या आ गया, g 17 है, a कितना है बेटा 33 है, और t कितना है, ये भी 33 है, 33 है। तो कैलकुलेट कर लिया है हमने, c 17 दिया है, जी कितना आ रहा है 17, जी 17 यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। A33 यहां दिखाई दे रहा है, यहां नहीं है ना। ये यानी ये गलत हो गया, ये गलत है ही, ये गलत है ही। T33 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट करना है, जल्दबाजी में आंसर मार्क नहीं करना, पूरा लिख लिख कर सॉल्व करके तब आंसर मार्क करना है। ऐसा नहीं दिमाग में कैलकुलेशन कर ली, कभी कभी थोड़ी सी गलती से पूरा का पूरा सवाल जो है गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो सही आंसर के लिए इस तरीके से आपको लिख कर कैलकुलेट करना है। चलिए अगला सवाल, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए। आरएनए के लिए क्या एप्लीकेबल नहीं है इसमें से, 5 प्राइम फॉस्फोराइल एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड, यस ठीक है, 5 प्राइम पर फॉस्फेट होता है, 3 प्राइम एंड पर हाइड्रोक्सिल होता है, सही बात है ये। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस, यस नाइट्रोजनस बेस हेट्रोसाइक्लिक ही होते हैं हमारे पास, है ना। और चारगाफ रूल, यस चारगाफ रूल कभी भी आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आरएनए पे लागू नहीं होता चारगाफ रूल। चारगाफ रूल सिर्फ काम करता है डीएनए के लिए। एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, यस बेटा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी शो करता है आरएनए, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है। अगर एक जैसी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आ जाती है तो आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं होता चारगाफ रूल, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये रहा हमारा अगला सवाल, जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज operon of E. coli that involves the LAC-I gene product is। देखो जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक ऑपेरॉन ई कोलाई वो इन्वॉल्व कर रहा है लैक आई जीन प्रोडक्ट के लिए भी। तो वो जीन रेगुलेशन कैसा है, उस जिस तरह के जीन रेगुलेशन को हम क्या बोल सकते हैं। देखिए बेटा, अब अगर मैं बात करूं लैक ऑपेरॉन की, तो पहली बात तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव रेगुलेशन है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, जो सबस्ट्रेट है, वो ही खुद को रेगुलेट करा रहा है, नेगेटिव है। अगर वो मीडियम में होगा तभी जी एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और वो इंड्यूसर की तरह भी काम कर रहा है बेटा, है ना। नेगेटिव है एंड इंड्यूसिबल है, नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल, क्योंकि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वही प्रिवेंट कर रही है ट्रांसक्रिप्शन को, है ना। जो रिप्रेसर प्रोटीन है वही ट्रांसक्रिप्शन को बेटा क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेगेटिव है, इंड्यूसिबल है। अब नेगेटिव देखो और कहां कहां लिखा है, यहां नेगेटिव लिखा है बट रिप्रेसिबल है, नहीं इंड्यूसिबल बोला जाता है क्योंकि उसका जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो इंड्यूस का वो प्रोसेस को रोक रहा है, बट उसको इंड्यूस कौन करा रहा है बेटा, अगर उसको इंड्यूस करा देता है लैक्टोज। ठीक है, इसी वजह से इसको नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाता है। फीडबैक इनिबिशन बिकॉज एक्सेस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज कैन स्विच ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, नहीं बेटा ये भी गलत स्टेटमेंट है। पॉजिटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज इट कैन इंड्यूस लैक्टोज, नहीं बेटा लैक्टोज खुद इसको इंड्यूस कर रहा है प्रोसेस को, है ना, तो ये नेगेटिव है। और नेगेटिव किस वजह से, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट कर दे रहा है ट्रांसक्रिप्शन को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। यस, रीड कीजिए बेटा। सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा सैटेलाइट डीएनए, देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है सैटेलाइट डीएनए। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब देखिए कई बार ऐसा होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे सामने जितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जो ऑप्शन सबसे लंबा लैंग्वेज लिख रहा है वही सही होगा। कई बार होता है, ट्रिक लगाते हैं बच्चे ऐसे, है ना, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। यहां ऐसा हो रहा है, यहां ऐसा हो रहा है, मैंने स्टेटमेंट्स रीड कर लिए, यहां पहला स्टेटमेंट रीड कर लिया, सही है, यहां ऐसा हो रहा है ना, लेकिन अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जो लॉन्ग स्टेटमेंट है वो कभी कभी रॉन्ग हो जाता है ना, रॉन्ग भी हो जाता है। तो सारे स्टेटमेंट्स रीड करना जरूरी है, नहीं तो जो तुक्का मारने वाले बच्चे होते हैं ना वो देखते हैं सबसे लंबा स्टेटमेंट है, टिक मार दो इसको, यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए रीड करते हैं ऑप्शंस। डीएनए, सैटेलाइट डीएनए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है ना, मान लीजिए, है ना, एंड ऑल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल, और एक ही इंडिविजुअल के अंदर हर सेल के अंदर सेम सेम पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, ऐसा नहीं है अलग अलग तरीके का शो करेगा। और वो हेरिट भी होता है, इनहेरिटेबल है, विच आर हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू, हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में भी वो इनहेरिट होता है। सही बात है, सैटेलाइट डीएनए इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन एंड इज सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये सही बात है कि कोई प्रोटीन नहीं बना रहा, बट सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन ये गलत है बेटा। पॉपुलेशन में अलग अलग मेंबर्स के बीच में अलग अलग तरह का पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है सैटेलाइट डीएनए, ठीक है ना, जिसके बेसिस पर ही तो फिंगरप्रिंट हम बना पा रहे हैं। एंड कोड्स फॉर एंजाइम नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं बेटा कोड्स कर ही नहीं करता ही नहीं है, वो एंजाइम बनाता ही नहीं है। कोड्स फॉर प्रोटीन नीडेड इन सेल साइकिल, ये भी रॉन्ग है। तो बेटा हमको पता चला कि हमारा जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर। बेटा कितना आसान सवाल है, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स भर दो, जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स भर दीजिए आप लोग। सही आंसर बताइए मुझे, क्या है सही आंसर बताइए। यस यस, जल्दी जल्दी बताइए। यस, बैक और यक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यही तो हमारा सही आंसर है। ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए जो वेक्टर यूज किए गए थे वो थे बैक एंड यक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई, देखो शुरुआती क्वेश्चन में हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, मैच द कॉलम दे रखा था। ग्रिफिथ ने क्या किया था बेटा, ग्रिफिथ ने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने। बाकी इन सब के बारे में हम पढ़ते आ ही रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए अगला सवाल, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैच करना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है, मैच करके देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इससे इसको रिलेट करना है, इससे इसको रिलेट करना है। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन बेटा ये भी है, ये भी है, सही है। 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसिस होता है। पॉलीमराइजेशन जो करता है बेटा, पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही कर रहा है, तो 5 से 3 की तरफ हो गया। एंड डायरेक्शन ऑफ रीडिंग फ्रेम ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, अब टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड जिसके ऊपर पॉलीमराइज कर रहा है वो आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है, तो वो उसका एंटी पैरेलल होगा हमेशा, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम होना चाहिए। 3 प्राइम 5 प्राइम ये है, 3 प्राइम 5 प्राइम ये है, तो हमारा ऑप्शन बी, दोनों चीजें मैच कर गई, है ना, दोनों चीजें मैच करेंगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कभी भी जल्दी नहीं दिखानी है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शंस को भी समझना है, समझकर ही आप सही आंसर मार्क करेंगे तो आपका सही ही होगा वो आंसर। ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि आपने सही मार्क किया
कभी कभी वो गलत भी हो जाता है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है बेटा हर एक स्टेटमेंट को। ठीक है, मैंने यहाँ जितने भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम थे दोनों मार्क किए, यहाँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले दोनों मार्क किए, फिर देखा कि दोनों में कौन मैच कर रहा है, तो देखा ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तब मैंने उसको सेलेक्ट किया। तो ऐसे ही आपको भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। बेटा आप जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे थे तो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन वहां आपको बताया गया था, ठीक है ना। सदर्न हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया गया था जिसके अंदर हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमने अलग अलग किए थे, फिर उसके बाद उसको हमने डीनेचर भी किया था। ठीक है, उसके बाद हमने उसको क्या काम किया था बेटा, उसको डीनेचर करने से पहले हमने उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी रन कराया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी रन कराया था। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता था, ब्लॉटिंग भी होती है उसके अंदर, ऑटो रेडियोग्राफी भी हमने करी थी। ठीक है, सो बट पीसीआर नहीं करते यूज बेटा, सदर्न ब्लॉटिंग में कभी पीसीआर यूज नहीं होती। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, पीसीआर कभी यूज नहीं होता सदर्न ब्लॉटिंग में, अलग ही सेटअप होता है सदर्न ब्लॉटिंग का, आप लोग पढ़ चुके हो इसके बारे में। पीसीआर नहीं होता, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं होती कभी भी सदर्न ब्लॉटिंग में यूज। ठीक है ना। सो बेटा दैट्स इट, ये हमारे अभी तक जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे और जो मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, उनको सॉल्व करने का मेथड भी सीख लिया है। तो ऐसे ही आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, कोशिश कीजिए कि आपके सारे के सारे आंसर सही होने चाहिए, और आपको जितने भी अलग और क्वेश्चंस मिलते हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है वो क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और उसके सॉल्यूशन की डिमांड कीजिएगा, आपकी बिल्कुल हेल्प की जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।